लेक्चर 141 द फायर बर्निंग इनसाइड। जानवी और काशवी के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन उन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। जैसे तनवीर और सिकंदर के कैस्टल से चले जाने से उनके रास्ते का कोई बड़ा खतरा टल गया हो। जानवी ने काशवी का हाथ पकड़ा और उसे तनवीर से दूर रूम के कोने की साइड ले जाकर उसके कान में बोली, हमें एक ऐसे रास्ते पर चलना है जहां मंजिल का कोई अता पता नहीं, न ही वापस लौट के आने का। ऊपर से किंग और सिकंदर को बिना बताए इतना बड़ा कदम उठाना हमारी जान पर बड़ी मुसीबत आ सकती है। क्या आप श्योर हो कि आप ये करना चाहती हो? मिस्टर टायरेंट को अगर हमें अपने कदम के बारे में बताया तो वो लाशों का ढेर लगा कर भी हमारे मकसद को पूरा कर देंगे। तुम तो जानती हो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मिस्टर टायरेंट का वो खूनी खलनाया रूप दोबारा नरसंहार करे। Therefore it will be better if we keep this matter to ourselves। कावी ने तनवीर की तरफ अपनी इनोसेंट आंखों से देखकर जानवी से धीमी आवाज में कहा। जानवी और काशवी के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी ये सिर्फ वो दोनों ही जानती थी, लेकिन उनकी बातों से एक चीज तो कन्फर्म थी कि जो भी ये दोनों करने की सोच रही थी इसमें इनकी जान को भी खतरा था। तनवीर रूम में अपने चेहरे पर कन्फ्यूजन भरा लुक लिए उन दोनों को ही देख रहा था। तनवीर ने अपने दोनों हाथों को क्रॉस पोजीशन में रखा और उन दोनों को बातें करते देखकर खुद से बोला, समथिंग इज फिशी। मेरे स्वीट मेडिसिन मुझे कोई खतरे का संकेत दे रही है। कहीं ये कोई डेंजर सिचुएशन को इनवाइट करने की प्लानिंग तो नहीं बना रही। तनवीर ये सोच ही रहा था कि तभी रूम में एंटर हो रहे सिकंदर की आवाज ने सबका ध्यान उसकी तरफ खींचा। किंग अपने मुझे बुलाया। सिकंदर, अच्छा हुआ तुम आ गए। अपनी वाइफ को थोड़ा टाइम दो, शाम तक बिल्कुल भी अपने रूम से बाहर मत निकलना। सिकंदर को अपनी पास बुलाकर तनवीर ने धीरे से ये शब्द उससे कहे। सिकंदर ने काशवी के पास खड़ी जानवी को देखा और वो समझ गया कि जानवी के रूम में होने से उसके किंग को अपनी स्वीट मेडिसिन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिल पा रहा। सिकंदर जानवी की तरफ बढ़ा और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर रूम की इंटर्स तक आते हुए धीरे से उसके कान में बोला, जंगली, आओ अपने रूम में चलते हैं। वैसे भी कल रात मैंने तुम्हें ठीक से लव बाइट नहीं दी थी। शाम तक मैं वो कसर पूरी एक लूंगा। एटलीस्ट तुम्हें कुछ दोनों तक मेरी यादों से ही सेटिस्फाई रहना होगा। सिकंदर की बात सुनकर जानवी ब्लेश करने लगी। उन दोनों के रूम से जाते ही तनवीर ने तुरंत गेट क्लोज किया और लॉक करके एक गहरी सांस ली। थैंक गॉड, अब मैं अपनी स्वीट मेडिसिन के दिमाग में पल पक रही खिचड़ी के बारे में जान पाऊंगा। तनवीर बैग के पास रेड साड़ी में खड़ी काशवी की तरफ बेहद प्यार से बढ़ा और एक पल के लिए सब कुछ भूलकर उसे ऊपर से नीचे तक देखता ही रह गया। स्वीट मेडिसिन, ओ सॉरी माय ऑफिशियल वाइफी, मेरी आंखें तुम्हारे खूबसूरती से खराब हो गई है या तुम मुझे इस रेड साड़ी और रेड माथे में भर रखे सिंदूर से पहले से ज्यादा गॉर्जियस, प्रिटी, सेक्सी, अडोरेबल, क्यूटी, इन सब को मिलाकर जो शब्द बनता है उतनी सुंदर लग रही हो। तनवीर की आवाज में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन के साथ साथ शब्दों में फ्लड का जादू था। आंखों में मदहोशी घिरे से काशवी को बढ़ती हुई नजर आ रही थी। तनवीर के शब्दों ने पहले ही काशवी के चीक्स रेड कर दिए थे और अब उसकी आंखें काशवी को बता चुकी थी कि शाम तक उसके साथ क्या होने वाला है। देखो मिस्टर टायरेंट, अपनी इन फ्लड भरी बातों को बंद करो। मैं तुम्हारी दाल नहीं गलने दूंगी। पहली ही पूरी रात तुमने मेरी पूरी बॉडी पर ये लव बाइट्स देकर मुझे दर्द से भर रखा है और अब तुम दोबारा मुझे उन नजरों से देख रहे हो। जस्ट टर्न अराउंड एंड डोंट लुक एट मी। काशवी ने अपने पास आ चेक तनवीर का मुंह दीवार की तरफ घुमा दिया। तनवीर के चेहरे पर काशवी की बात सुनकर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने अपने चेहरे पर स्माइल करते हुए हाथ फेरा और दीवार को देखते हुए खुद से बोला, आखिर मैं अपना क्या करूं? अपनी विफाई के लिए मेरा डिजायर हर पल बढ़ता ही जा रहा है। इस समय तो मैं अपने आप को कंट्रोल करने की आखिरी लिमिट भी भूल चुका हूँ। बिना काशवी की तरफ देखे तनवीर ये सोचते हुए बाथरूम की तरफ चला गया। ठंडे पानी का शावर ऑन करते ही तनवीर उसी बाथरूम को पहने अपने आप को शांत करवाने लगा। पूरी रात में स्वीट मेडिसिन के साथ था और उसे मैंने एक पल के लिए भी आराम नहीं लेने दिया। अगर मैंने दोबारा उसे प्लेंजर से भरने की कोशिश की तो उसे बहुत ज़्यादा पेन होगा। मुझे कुछ भी करके अपने आप को शांत रखना होगा। नो मैटर वाइफी आज कितनी ही प्रिटी क्यों ना लग रही हो, मुझे उसे इंटेंस टच नहीं देना। उद्धरण चिन्ह। शावर के नीचे खड़े तनवीर ने पूरी लिमिट को इकट्ठा किया और अपने आप को कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसे पता था ये कंट्रोल सिर्फ तब तक का है जब तक वो दोबारा काशवी का चेहरा नहीं देखता। रूम में जाते ही जैसे ही उसके सामने काशवी का खूबसूरत चेहरा आएगा वो दोबारा एक्साइटेड हो जाएगा। 24 सालों तक मैंने किसी लड़की को देखा तक नहीं, सिर्फ अपने डिजायर का पीछा किया।
लेकिन स्वीट मेडिसिन को मेरी लाइफ में पाकर मैं अपने डिजायर को जैसे बिल्कुल भूल चुका हूँ। क्या मैं सच में अपनी स्वीट मेडिसिन के लिए इतना बदल गया कि मुझे अपने ऊपर सिर्फ उसके प्यार का नशा नजर आता है? उद्धरण चिन्ह। तन्वीर ने अपने आप को मिरर में देखा और खुद से ये सवाल किया जिसका जवाब वो शायद खुद नहीं जानता था। मिस्टर टायरेंट, आर यू ऑक? तुम आधे घंटे से बाथरूम में हो, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? काशवी ने बाथरूम का गेट खटखटाते हुए चिंता भरी आवाज में कहा। काशवी की आवाज सुनते ही तन्वीर की रोमांटिक वॉइस काशवी के कानों में गूंज उठी। स्वीट मेडिसिन, मेरी मदद करोगी तो तुम्हारी सिसकियां रुकने का नाम नहीं लेंगी। The fire burning inside me is ready to fill you with pleasure. Chap 142 to promises. Mr. Tyrant, हद होती है किसी बात की, मुझे आपकी फिक्र हो रही है और आप अभी तक अपने रोमांटिक थॉट्स में ही उलझे हो। काशवी बाथरूम के बाहर खड़ी तन्वीर को ये शब्द बोलते हुए हल्की हकला रही थी। अपनी बात को जारी रखते हुए काशवी ने सीरियस होकर आगे कहा, नो, तुम अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहे हो, बट ये भी तो सोचो, पूरी नाइट तुमने लव मेक किया है। अगर इसे में तुम मेरी बॉडी को और फोर्स करोगे तो मेरी हेल्थ पर बुरा असर होगा। क्या तुम चाहते हो जब तुम यहाँ ना रहो उस समय मैं बीमार रहूं? इम्पॉसिबल स्वीट मेडिसिन, किसी भी प्लेजर से बढ़कर मुझे तुम्हारी हेल्थ प्यारी है। डोंट वरी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। बाथरूम का गेट धीरे से ओपन हुआ और काशवी के कानों में ये शब्द पड़े। काशवी की नजरें ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़े तन्वीर पर पड़ी, जिसने इस समय अपना बाथरॉब भी अपनी बॉडी से दूर फेंक दिया था। तन्वीर की बोर और मस्कुलर बॉडी पानी में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। एक सेकंड के लिए तो काशवी तन्वीर को ऐसे देखकर अपनी आंखें तक झपकाना भूल चुकी थी। स्वीट मेडिसिन, स्वीट मेडिसिन, तन्वीर ने काशवी को आवाज लगाई, जिससे काशवी को एहसास हुआ कि वो तन्वीर को लगातार घूरे जा रही थी। काशवी ने एकदम से अपने सर को झटका और अपनी पिट तन्वीर की तरफ एकदम से घुमा ली। सॉरी मिस्टर टायरेंट, वो तुमने अचानक से ऐसे गेट ओपन कर दिया तो बस मैं तुम्हें ऐसे ठंडे पानी में भी एक्साइटेड देखकर सरप्राइज रह गई। तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकलती हूँ। काशवी ने ये शब्द बोलते हुए अपने कदम ऑकवर्डनेस के साथ ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा दिए। काशवी, तू सच में गद्दी है। मिस्टर टायरेंट क्या सोच रहे होंगे, तू कैसे उन्हें किसी पार्वत की तरह घूर रही थी। भूल मत, अब वो तेरे हस्बैंड भी है, जिसे तू पहले भी ऐसे कई बार देख चुकी है, तो दोबारा उन्हें ऐसे मत देखना, वो भी तब जब वो बेचारा खुद को कंट्रोल करने को इतनी कोशिश कर रहा हो। काशवी ने अपने आप को डांटते हुए एक एक शब्द कहा और गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को एकदम शांत किया। तन्वीर के लिए ग्रे लाइट कोट विद ब्लैक शर्ट निकाल कर काशवी ने खुद को मिरर में देखा। मिस्टर टायरेंट, मुझे माफ करना, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे लिए मैं और मेरी सेफ्टी कितनी जरूरी है, मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिससे ये दोनों ही डेंजर में आने वाले हैं। काशवी ने ये सोचते हुए अपनी आंखों में हल्की नमी महसूस की। थिस उसी समय तन्वीर उस ड्रेसिंग रूम में एंटर हुआ, जिसे देखकर काशवी हैरानी से अपनी पलकों को झपकाते हुए एकदम से बोली, व्हाट इज ऑल दिस? तुमने अपनी आंखों पर ये पट्टी क्यों बांध रखी है? गीली बॉडी, कमर पर व्हाइट टॉवल लपेटे तन्वीर अपनी आंखों पर पट्टी बांधे काशवी के सामने खड़ा था। स्वीट मेडिसिन, तुम्हें देखते ही तुम्हें टच करने के ख्याल मुझे घेर लेते हैं। अब जबकि मैं कुछ दोनों के लिए तुमसे दूर रहने वाला हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे मैं अपने आप को कंट्रोल करूँ, इसलिए मैंने अपनी आंखों पर ये पट्टी बांध ली है। चलो अब मुझे रेडी करो। तन्वीर ने लास्ट की बात को बोलते हुए काशवी के हाथ को पकड़ लिया। काशवी तन्वीर के सामने स्पीचलेस होकर खड़ी थी। स्वीट मेडिसिन, मैंने वापस आने तक तुम अपना पूरा ध्यान रखना और कुछ भी ऐसा मत करना जिससे तुम्हें जरा सी भी चोट पहुंचे। आई विल ट्राई टू कम बैक एज सून एज पॉसिबल। तन्वीर की बात सुनकर काशवी तन्वीर के गले लग गई। डोंट वरी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, अपने आप को हॉट नहीं होने दूंगी। काशवी ने खुद से ये शब्द कहे। तन्वीर ने काशवी के सर पर हाथ फेरा और अपने चेहरे के भाव बदल कर बोला, वाइफी, कैन यू प्रॉमिस मी वन थिंग? काशवी ने अपना नजरें तन्वीर के चेहरे की तरफ मोड़ी और सीरियस होकर बोली, प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम हर पल क्यूटी को अपने पास रखोगी, यहाँ तक कि उसे अपने साथ इसी रूम में सुलाना। क्या मेरे कानों ने कुछ गलत सुना है? तुम क्यूटी को मेरे साथ इस रूम में सोने की परमिशन दे रही हो, जबकि तुम्हें क्यूटी को मेरी गोद में देखकर जलन होती है। जरूर तुम मुझे कुछ छिपा रहे हो, वरना अचानक ऐसी बातें क्यों करते? काशवी ने तन्वीर की बात सुनकर अजीब से भाव से ये बात कही। तन्वीर ने अपनी आंखों की पट्टी एकदम से हटा दी। काशवी को सीरियस लुक के साथ देखते हुए तन्वीर ने कहा, बी सीरियस स्वीट मेडिसिन,
तुम अच्छे से जानती हो मेरे दुश्मन हर एक कोने में भरे बड़े हैं। कौन किस रूप में आकर तुम्हें हॉट करने की कोशिश करे ये किसी को नहीं पता। मेरे जितना सिर्फ क्यूटी ही तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है, इसलिए उसे अपने साथ साए की तरह रखना। मैं तुम्हारी सेफ्टी को लेकर किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। यू नो दैट राइट। काशवी ने तनवीर से अपनी दूरी बनाकर उसे शर्त देते हुए कहा। ऑक ऑक, मैं समझ गई, मैं क्यूटी को अपने साथ रखूंगी। ऑक, अब ये लो और जल्दी अपने कपड़े पहन लो, कान तक अपनी ब्रॉड बॉडी का एग्जिबिशन करते रहोगे। तनवीर ने अपने कड़े फटाक से पहने और रेडी होकर खुद को मिरर में देखने लगा। पीछे काशवी भी खुद को मिरर में देखकर तनवीर से अपनी पर्सनालिटी मैच कर रही थी। मिस्टर टायरेंट तो खंबे से भी लंबे हैं, ऊपर से इतने गुड लुकिंग कि किसी भी लड़की का दिल झट से उनके ऊपर आ जाए। लेकिन देखो किस्मत का कमाल, इतना बड़ा टायरेंट किंग मेरा हस्बैंड है। आई थिंक आई एम सो लकी। काशवी ये सो ही रही थी कि तनवीर ने काशवी को अपने आप में ही स्माइल करते देखा। वो पीछे मुड़ा और उसे अपने करीब खींचकर हल्का उसके चेहरे के करीब झुक गया। स्वीट मेडिसिन, डोंट टेल मी तुम्हारे थॉट्स वाइल्ड हो रहे हैं मुझे इतना गुड लुकिंग देखकर। वाइल्ड? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं, हाँ वो तो मैं खुद को मिरर में देख रही थी। कितनी अफसोस की बात है तुम कुछ दोनों तक मेरे इतने प्रिटी फेस को देख नहीं पाओगे। काशवी ने उकावट होकर बात बदल दी। तनवीर ने काशवी की बात सुनकर स्माइल की और उसके माथे को चूम लिया। यू आर राइट माई प्रिटी वाइफी, तुम्हें मैं बहुत मिस करने वाला हूँ। अगर जरूरी नहीं होता तो तुम्हें अकेले छोड़कर बिल्कुल नहीं जाता। अपनी बात को बोलते हुए तनवीर ने काशवी को अपने बाहों के घेरे में ले लिया। काशवी भी तनवीर से कुछ देर तक ऐसे ही गले लगी रही। स्वीट मेडिसिन, मैं कहता हूँ तुम मुझे एक प्रॉमिस और करो, तनवीर ने एकदम से ये बात कही। काशवी हैरानी से तनवीर की तरफ देखकर, आज कोई प्रॉमिस दे क्या? जो तुम मुझसे प्रॉमिस पर प्रॉमिस लिए जा रहे हो, मुझे नहीं करना कोई प्रॉमिस। काशवी ने अपना मुंह फूला कर कहा। तनवीर ने काशवी की दोनों बाजू घिरे सी पकड़ी और उसे अपनी गोद में बैठा के सीरियस होकर बोला, स्वीट मेडिसिन, लुक एट मी। नहीं मुझे नहीं देखना तुम्हारी तरफ, क्यूट सा फेस बनाकर काशवी ने कहा। तनवीर ने काशवी की नेक पर अपने होठ कर दिए और हल्के से उसे बाइट करके बोला, अगर तुमने इतना क्यूट बनना बंद नहीं किए और मेरी बात नहीं सुनी तो मेरे होठ और कहीं भी बाइट कर सकते हैं। काशवी ने अपने होठों पर झट से हाथ रख लिया और तनवीर की तरफ घूर कर देखने लगी। स्वीट मेडिसिन, इन फ्यूचर कभी मैं तुम्हें झूठा लगने लगूं या कोई तुम्हें मेरे बारे में कुछ अलग बताता है जो मैंने अपने बारे में तुम्हें नहीं बताया, तब तुम मेरे अलावा किसी और की बात पर ट्रस्ट नहीं करोगी। इन शॉर्ट कुछ भी हो जाए, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, फिर चाहे वो कितनी ही बड़ी बात क्यों ना हो, तो करो मुझे प्रॉमिस। तनवीर ने अपने हाथ को काशवी की तरफ आगे बढ़ाया। काशवी इस समय पूरी कंफ्यूजन से भरी हुई नजर आ रही थी। आखिर तनवीर के कहने का मतलब क्या था और वो काशवी से ऐसा प्रॉमिस कैसे मांग सकता था? सॉरी बट मैं ऐसा कोई प्रॉमिस कैसे कर सकती हूँ? टाइम के साथ लोग बदलते हैं और कई बार ऐसे झूठ बोलते हैं जो उन्हें नहीं बोलने चाहिए थे। अगर तुमने भी अगर चलकर मुझे ऐसा कोई झूठ बोला तो मैं तुम्हारी बात पर कैसे ट्रस्ट कर पाऊंगी? काशवी ने सीरियस होकर तनवीर को प्रॉमिस देने से मना कर दिया। मुझे पता है तुम जो कह रही हो वो सच है, लेकिन मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वो बात अलग है कि मैं कई बार बहुत सी ऐसी बातें तुमसे छिपा सकता हूँ जो तुम्हें मुझसे दूर करे। तनवीर ने काशवी को ये बोलते हुए सीरियस लुक दिया। शाम का टाइम, कैस्टल के 12 तनवीर के 5 लड़ाकू हथियार और सिकंदर रेड्डी खड़े थे। वहीं तनवीर इस समय हॉल में मौजूद दीप्ति के सामने कोड नेस के साथ खड़ा था। दीप्ति, मेरे वापस आने तक कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मेरी स्वीट मेडिसिन जो करना चाहे उसे करने देना, लेकिन उसे एक खरोच भी नहीं लगनी चाहिए। तनवीर दीप्ति को ऑर्डर दे रहा था। दीप्ति पूरे आत्मविश्वास से अपने किंग का ऑर्डर एक्सेप्ट कर चुकी थी। वहीं हॉल में क्यूटी भी खड़ा था, जो तनवीर के हाव भाव देखकर कुछ अजीब सा बेचैन लग रहा था। हो ना हो ये तनवीर जरूर निर्भीत के जाल में फंसने के लिए जा रहा है। क्यूटी ने खुद से ये शब्द बड़बड़ाए। प्रश्नवाचक चिन्ह। जब 143 डोंट फॉरगेट द मैप। दीप्ति के कंधे पर तनवीर ने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी थी, काशवी को प्रोटेक्ट करने की। तनवीर ने कैस्टल के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर दिया था कि उसकी स्वीट मेडिसिन को भी करना चाहे उसे करने दिया जाए, कोई उसे रोके ना। काशवी ने तनवीर को आवाज लगाई और उसे अपने पास बुलाया। मिस्टर टायरेंट, जस्ट अ मिनट। तनवीर, जो इस समय अपने सभी गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, अपनी स्वीट मेडिसिन की आवाज उनके अपने कोल्ड एक्सप्रेशंस को चेंज करके काशवी के पास गया। स्वीट मेडिसिन, व्हाट हैपेंड? डू यू वांट टू से सोदिंग?
काशवी हल्की नर्वस होते हुए बोली, कैन यू टेल मी हाउ मेनी डेज इट विल टेक यू टू रिटर्न टू द कैसल? काशवी की बात सुनकर तनवीर काशवी को चिढ़ाते हुए, स्वीट मेडिसिन अभी तो मैं तुमसे दूर गया भी नहीं और तुम मुझे अभी से मिस करने लगी हो क्या? जो मेरे वापस आने के दिन गिनना शुरू करोगी? आई एम अ क्वाइट सरप्राइज। हर पल जोक अच्छी बात नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि मैं तुम्हारे बिना कितने दिन बेड पर आराम से सो पाऊंगी। आफ्टर ऑल तुम्हारी वजह से मुझे मेरी ब्यूटी स्लीप पूरी करने को नहीं मिलती। काशवी ने क्यूटी को अपनी गोद में उठा लिया और स्माइल करके तनवीर के चेहरे के भाव को देखकर हंसने लगी। स्वीट मेडिसिन, दिस इज नॉट कन्फर्म येट, बट 1 वीक तो लग ही सकता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वापस आ पाऊं। तनवीर ने ये शब्द सीरियस होकर बोले और क्यूटी को अपनी गोद में लेकर काशवी से हल्की दूरी पर खड़ा हो गया। तनवीर के चेहरे के भाव अब और भी ज्यादा सीरियस लग रहे थे। क्यूटी स्वीट मेडिसिन इस दुनिया के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी हो जाए उसे पेरोएक्स करना हो सकता है। तनवीर की बात क्यूटी ने सुनी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाते हुए बोला, तुम सच में निर्भीत के सामने जाने की सोच रहे हो, ये जानते हुए भी कि वो कब से इसी मौके की तलाश में है? कब तुम काशवी को अकेले छोड़ो और वो काशवी को किडनैप करके अपना मंसूबा पूरा कर ले, इसके बाद भी तुम काशवी को अकेले छोड़ने का रिस्क ले रहे हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मुझे अच्छे से पता है निर्भीत क्या मंसूबा लेकर बैठा है, लेकिन मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ जब तक तुम काशवी के साथ हो उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे किसी भी हालत में निर्भीत की कैद से मोहिनी और अलीशा को निकालना होगा। क्वीन आरती के साथ क्या हुआ था ये सिर्फ मोहिनी को पता हो सकता है, इसलिए तुम ही यहाँ रहकर काशवी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तनवीर ने अपनी बात सीरियस होकर बोली और क्यूटी को अपनी गोद से नीचे उतरा। एक बार तनवीर ने काशवी को पीछे मुड़कर देखा और बिना उससे कुछ भी बोले कैस्टल से बाहर निकल गया। सिकंदर और 5 लड़ाकू हथियार भी तनवीर के पीछे कैस्टल से बाहर निकल गए। काशवी और जानवी के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई, लेकिन अगले ही पल काशवी ने जानवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अपने रूम में ले गई। क्यूटी और दीप्ति उनको ऐसे देखकर हैरानी से भर गए। ये अचानक क्वीन को क्या हुआ? वो जानवी को ऐसे अपने साथ क्यों ले गई? दीप्ति ने अपने कदमों को काशवी के रूम की तरफ बढ़ाते हुए खुद से कहा। वहीं क्यूटी दीप्ति के पैरों के सामने आ गया और उसे अपनी क्यूट सी शकल बना कर देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि मुझे भी अपने साथ काशवी के रूम में ले जाओ। दीप्ति ने क्यूटी को अपनी गोद में उठाया और तेजी से काशवी के रूम की तरफ चली गई। जानवी, जल्दी जल्दी सब थिंग्स पैक कर, आज रात ही हमें सबकी नज़र से बचकर यहाँ से निकलना है। डोंट फॉरगेट द मैप। काशवी अपने रूम में जानवी से अपने कुछ कपड़े और जरूरी चीजें पक्के करवा रही थी। जानवी ने 2 सूट के सामान से भर लिए और एक गहरी सांस लेकर काशवी से बोली, क्वीन, ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर पैक्ड बट मुझे वो मैप कहीं नहीं दिख रहा, आपने उसे कहाँ रखा है? काशवी बाथरूम में बाथ लेकर पूरी तरह डिफरेंट लुक और आउटफिट में रेडी होकर बाहर आई। काशवी ने इस समय कंफर्टेबल कार्गो पैंट्स और फुल स्लीव ब्लू टॉप पहना हुआ था। बैग के नीचे से काशवी ने एक बॉक्स निकला और जानवी के हाथों में रखकर बोली, ये लो, इस बॉक्स में रखा है वो मैप, इसे संभाल कर रखना। क्वीन काशवी, आप इसे खुद रख दीजिए, मुझे भी अभी अपने कपड़े चेंज करने हैं। जानवी ने इतना बोलकर बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। काशवी उस बॉक्स को अपने बैग में रखने ही वाली थी कि तभी दीप्ति ने बिना नॉक किए गेट ओपन किया और वो कुटाई के साथ रूम में एंटर हो गई। क्वीन, आप ये सब क्या कर रही हो और यूं कहाँ जाने की तैयारी हो रही है, वो भी इस तरह के कपड़ों में? दीप्ति ने अपनी आंखों में जो हैरानी महसूस की उनको अपने शब्दों में डालकर काशवी से पूछा। काशवी दीप्ति को ऐसे अचानक अपने कमरे में देखकर हैरान रह गई। इससे पहले वो कुछ जवाब दे पाती, क्यूटी की नज़र काशवी के हाथ में ले रखे उस बॉक्स पर पड़ी और वो दीप्ति की गोद से एकदम से झटपटा कर नीचे कूद गया। डोंट टेल मी, तुम सच में ऐसा कुछ करने की सोच रही हो? उस बॉक्स को नीचे रखो, वो तुम्हारे लिए नहीं तनवीर के लिए था। तुम जो सोच रही हो वैसा करने की सोचना भी मत। क्यूटी ने इस बॉक्स को देखकर काशवी के ऊपर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। काशवी ने इस बॉक्स को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ लिया और उसे अपनी कमर के पीछे छिपा लिया। काशवी, मैंने कहा उस बॉक्स को अभी के अभी मुझे वापस दो। पार्थिव के रूम से मैंने उसे चुराया था ताकि सही समय आने पर तनवीर इसका यूज करके निर्भीत तक पहुंच सके, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम दोनों मियाँ बीबी एक साथ एक जैसा खतरा मोल लेने पर क्यों तुले हो। मुझे वापस दो वो बॉक्स। क्यूटी और भी गुस्से से काशवी से यूं बातें बोले जा रहा था। एक जैसा खतरा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? डोंट टेल मी, तनवीर निर्भीत की कैद से अलीशा और मोहिनी को वापस लाने गया है।
क्यूटी की बात सुनकर काशवी ने हैरानी से ये शब्द कहे। दीप्ति, जिसे क्यूटी की भाषा समझ नहीं आती थी, उसे लगा काशवी उससे ये बात बोल रही है, इसलिए वो हैरानी से बोली, क्वीन, ये आप कैसी बातें कर रही हो? और ये निर्भीत कौन है? और अलीशा और मोहिनी उसकी कैद में कैसे हो सकती है? वो तो महदेपुर राज्य में थी। दीप्ति की बातों से ये साफ पता चल रहा था कि उसे इस समय किसी भी बात का कोई आइडिया नहीं था। काशवी ने दीप्ति को चुप करवाते हुए कहा, दीप्ति, अभी कुछ देर तुम प्लीज चुप रहो, मैं क्यूटी से बात कर रही हूँ। क्यूटी, बताओ मुझे, जो मैं सोच रही हूँ क्या वो सच है? काशवी ने दीप्ति से अपनी नजरें क्यूटी की तरफ गुस्से से मोड़ी। क्यूटी एक झालंग मारकर काशवी के हाथ से वो बॉक्स लेकर काशवी से दूर खड़ा हो गया। काशवी पहले ही गुस्से में थी और अब क्यूटी का ये बिहेवियर उसे और हैरान कर रहा था। क्यूटी ने उस बॉक्स को बिना ओपन किए काशवी की तरफ गुस्से से देखा और बोला, हाँ, ये सच है। तन्वीर निर्भीत की कैद से अलीशा और मोहिनी को छुड़वाने गया है। ये जानते हुए भी कि निर्भीत का कैस्टल कहाँ है, कितने राज्यों को पार करना पड़ेगा, वो तुम्हारे लिए क्वीन आरती के साथ क्या हुआ था, ये जानने के लिए मोहिनी और आलिया को छुड़वाने निकल गया। उद्धरण चिन्ह। क्यूटी ने गुस्से में काशवी को समझने के लिए फ्लो ने ये सब बोल दिया। क्यूटी ने गहरी सांस ली और बात को जारी रखते हुए आगे बोला, वो ये सब कुछ तुम्हारे किए कर रहा है और तुम खुद अपने आप को मौत के मुंह में ले जाना चाहती हो। भूलो मत, तन्वीर के अलावा तुम और किसी के साथ सेफ नहीं रहोगी, इसलिए निर्भीत के कैस्टल जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। काशवी क्यूटी की बातें सुनकर हैरान थी। एक तो तन्वीर ने उससे इतनी बड़ी बात छिपाई, ऊपर से क्यूटी भी उसे कन्फ्यूज कर रहा था। ख्याल निकाल दो, तन्वीर मेरी वजह से मोहिनी और अलीशा को किसी निर्भीत नाग के राजा की कैद से छुड़वाने जा रहा है। इसका मतलब कि एक बार फिर तन्वीर का वो खूनी रूप नरसंहार करेगा, एक बार फिर लाशों का ढेर बिछेगा। और तुम बोल रहे हो कि मैं ये सब होने दूं? डू यू थिंक आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ लाइफ? मैं तन्वीर से पहले जानकर मोहिनी और अलीशा को वहां से बचाऊंगी और तन्वीर के हाथों होने वाले इस बड़े से नरसंहार को रोक कर रहूंगी। मुझे वो मैप वापस दो। काशवी गुस्से से क्यूटी के ऊपर भड़क रही थी और लास्ट की बात बोलते हुए वो क्यूटी की तरफ वो बॉक्स लेने के लिए लिपकी, लेकिन क्यूटी काशवी से दूर भागते हुए कर्टन के रोड पर ऊपर चढ़ गया। तन्वीर के हाथों कोई नरसंहार नहीं होने वाला, क्योंकि वो कभी निर्भीत के राज्य तक इस मैप के बिना नहीं पहुंच पाएगा। ये मैं पहले से जानता था, इसलिए मैंने उसे ना तो जाने से रोका और ना ही इस बॉक्स के बारे में पता लगने दिया। इसलिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तन्वीर दोनों में अपने आप हार मानकर वापस आ जाएगा। कुछ हार मानकर? हाँ, वो कोई आम इंसान नहीं, द टायरेंट किंग है, जिसने ना जाने कितने ही दिन रात जगकर लगातार बैटल लड़ी है और उनको बिना हारे जीता है। तुम्हें लगाता है मेरे टायरेंट किंग को हार का मतलब भी पता होगा? वो अगर अपने सभी भरोसेमंद सदियों के साथ अपनी मोस्ट ट्रेंड बटालियन लेकर गया है तो वो कुछ तो प्लान बना कर निकला होगा। और मेरा दिल कहता है तन्वीर अगर एक बार उस निर्भीत के सामने आ गया तो नरसंहार क्या खून की बारिश होगी। काशवी जितनी परेशान थी और इस समय गुस्से से उतना ही ज्यादा हाइपर हो रही थी। आई नो व्हाटएवर यू हैड सेड इट्स ट्रू। तन्वीर बेशक अपना पूरा प्लान बना कर निकला है, लेकिन मैं भी अच्छी सी जनता हूँ, तन्वीर कभी निर्भीत के कैस्टल नहीं पहुँच पाएगा। तन्वीर दो ही सूरत में वहां पहुंच सकता है, या तो उसे ये मैप मिल जाए या फिर उसके हाथों वो पार्थिव लग जाए, क्योंकि मैप के अलावा सिर्फ पार्थिव निर्भीत के किंगडम पहुंचने का रास्ता जनता है। क्यूटी ने काशवी को पैनिक होते हुए देखकर शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन काशवी अब घिरे घिरे बातों को जोड़ रही थी और उसका गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। क्यूटी, आखिर तुम और तन्वीर मुझसे क्या क्या छिपाने लगे हो और क्यों? तुम्हें पहले से पता था कि पार्थिव के पास जो बॉक्स है उसमें ये मैप था। आखिर ये निर्भीत की क्या पहेली है और ये अलीशा और मोहिनी को क्यों किडनैप करके ले गया? क्यों तुम नहीं चाहते कि तन्वीर जैसा टायरेंट किंग निर्भीत के सामने जाए? ऐसा क्या क्या है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? और आखिर इस निर्भीत का और मेरा क्या लेना देना है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बातों मुझे सेड, टेल मी दैट ट्रूथ। काशवी ने क्यूटी को गुस्से से अपनी आंखें दिखाई। क्यूटी ने एक गहरी सांस ली और काशवी के गुस्से से लाल हो चुके चेहरे को देखा। वहीं दूसरी तरफ तन्वीर कैस्टल से अपने साथियों के साथ काफी दूर निकल आया था। कहाँ अब उनके सामने कच्ची सड़क नजर आ रही थी, जिस पर कार से जाना मुश्किल था। तन्वीर अपनी कार से नीचे उतरा, बाकी सभी साथी भी पीछे चल रही कारों से नीचे उतरे। किंग, यहाँ से हमें हॉर्स राइडिंग करके आगे बढ़ने होगा, सिकंदर ने सामने की सड़क देखते हुए तन्वीर से कहा। किंग, हमारे लिए घोड़ों का अरेंजमेंट पहले से ही हो चुका है।
जैसा कि अपने मुझे ऑर्डर दिया था। दानिश ने सामने से आ रहे घोड़ों के मालिक को देखकर तनवीर से कहा। तनवीर के चेहरे पर एक अजीब सी कोल्डनेस भरी थी, लेकिन इसकी आवाज़ किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। किंग, रास्ता तो यही है, पर क्या आप श्योर हो? इस रास्ते पर चलते हुए हम निर्भित के कैस्टल को ढूंढ पाएंगे? हमें ठीक से नहीं पता कि उसका किंगडम कहाँ है। यहाँ तक कि आपको भी अपने पिता का राजस्थान याद नहीं? सिकंदर ने ये शब्द तनवीर को बड़ी हिम्मत करके बोले। पिता, डोंट से दैट वर्ड अगेन, आई हेट इट द मोस्ट। ये शब्द सुनकर भी मेरे गुस्से का सैलाब उमड़ आता है। तनवीर की कोल्डनेस भरी नजरों ने सिकंदर को स्पीकरलेस कर दिया। सॉरी नेहा, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, बट थैंक गॉड नाउ एवरीथिंग इज ऑल राइट इन माई लाइफ। सो आपको स्टोरी का लॉन्च चैप्टर दे पाऊंगी। थैंक यू। जब 144 द डेविल निर्भीत। सिकंदर, जो तनवीर की बातें सुनकर अपने भाव बदल कर चुप खड़ा हो गया। कुछ सेकंड के बाद सिकंदर ने अपनी आवाज में एक सीरियसनेस लाते हुए कहा, आई एम सॉरी किंग, मेरा कोई इरादा नहीं था। आपके डैड इन इफ आई डोंट वांट टू लिसन एनीमोर अबाउट इट, जिसका खून मेरी रगों में है, वो मेरे लिए कब का मर चुका है। तनवीर ने सिकंदर की बात को गुस्से में काट दिया। वहां खड़े अपने 5 लड़ाकू हथियार के सामने अपने गुस्से के साथ खड़ा हो गया। लिसन टू मी केयरफुली, at any cost we have to find Nirbit's castle and bring Mohini and Alicia into our custody। एक एक शब्द तनवीर के गुस्से को बता रहा था, लेकिन ये गुस्सा किसके ऊपर था ये समझ पाना इस समय वहां खड़े तनवीर के साथियों के लिए इम्पॉसिबल था। तनवीर अपनी बात बोलकर व्हाइट हाउस पर बैठकर उस कच्ची सड़क पर आगे बढ़ गया। वीर, आखिर किंग को अचानक क्या हुआ? वो जनरल सिकंदर से भी कोल्ड होकर बात कर रहे थे, और हमें भी उन्होंने ऐसे वरीनिक दी जैसे अभी के अभी वो हमें कच्चा निगलने वाले हो। उद्धरण चिन्ह दानिश अंडरस्कोर वीर, आई एम ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज्ड। क्वीन काशवी से इतने देश के लिए दूर रहने वाले हैं, तो हो सकता है वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मुझे तो ये ही रीजन समझ आ रहा है। रूपेश अंडरस्कोर किंग का गुस्सा हमेशा से उनके बिहेवियर में छिपा रहता है, इसलिए तुम सभी गुस्से का रीजन जानने में अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ो और जल्दी से अपना हाउस स्लेट कर लो। इससे पहले किंग काफी अंगे निकल जाए, हमें जल्दी निकलना चाहिए। ये पांचों की पांचों वहीं खड़े एक दूसरे से ये सारी बातें कर रहे थे। सिकंदर, तनवीर और 5 लड़ाकू हथियार के साथ तनवीर के कुछ खास वेल ट्रेन गार्ड्स इलेक्ट्रिक वेपन्स के साथ आगे बढ़ चुके थे। रात का समय, वहीं दूरी तरफ निर्भित के कैस्टल में एक अंधेरी काल कोठरी जिसमें रोशनी का नामो निशान तक नहीं था। हवा का बहाव बिल्कुल कम, कोई पहरा नहीं, हजारों चूहे एक साथ उस जगह मरे पड़े हो। इतनी गंदी बदबू वहां की हवा में फैली हुई थी। रोने की आवाज जो किसी कमजोर दिल वाले हो हार्ट अटैक दिलवा दे। अचानक उस काल कोठरी की सीढ़ियों पर कुछ हलचल हुई और 2 गाइस अपने हाथों में जल्दी हुई मसाल लेकर नीचे उतरे। बदबू ने जैसे ही उन गार्ड्स की नेक में एंट्री ली, उन्होंने तुरंत अपनी नाक पर अपना हाथ रख लिया। उन गार्ड्स ने ब्लू गाइस यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और देखने में वो दोनों हटे कट्टे लंबे आदमी थे। उन दोनों गाइस ने अपने हाथ में ले रखी मसाल को उस काल कोठरी की पुरानी दीवार पर खोस दिया और तुरंत वहां साफ सफाई करने लगे। अगली बार तुम दोनों की आवाज आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, उस गार्ड ने उन दोनों औरतों को धमकाया। उन दोनों औरतों ने अपने चेहरे से हाथ हटाया और रोती हुई आवाज में बोली, प्लीज हमें जाने दो यहाँ से। आखिर हम माँ बेटी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो हमें यहाँ अब तक कैदी बना कर रखा है। उद्धरण चिन्ह डॉट ये दोनों औरतें कोई और नहीं अलीशा और मोहिनी थी, जो अब पूरी तरह मौत की कगार पर आ चुकी थी। ये तुम क्या उन दोनों के मुंह लग रहे हो? जल्दी जल्दी हाथ चला, किंग किसी भी टाइम यहाँ आ सकते हैं। दूसरे गार्ड ने पहले वाले को अपनी बातों से कुछ याद दिला दिया और वो गार्ड ये सुनकर जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगा। साफ सफाई में मॉम, आखिर उस निर्भीत ने क्यों हमें इतनी बड़ी सजा दी? काशवी की जगह में काशवी बनकर आई। अगर उसे ये बात पता चल गई थी तो वो हमें उसी वक्त जान से मार देता। हमें इसे इस तरीके से जिंदा क्यों रखा? अलीशा ने लोहे की सलाखों में से उन दोनों गाइस को साफ सफाई करते हुए देखकर अपनी मां मोहिनी से कहा, मुझे नहीं पता अलीशा, लेकिन एक चीज मुझे जरूर पता चल गई, हमारी इस हालत को जिम्मेदार वो मनहूस काशवी है। वो इस समय अपनी लाइफ को आज़ादी के साथ जी रही होगी। उस आरती के भी मजे हो चुके होंगे। हम दोनों यहाँ कैद में हैं और वो वहाँ सोम को अपने हाथों की कुड़पितली बनाकर उससे हर एक बात मनवा रही होंगी। मोहिनी भी लोहे की सलाखें पकड़कर उठने की कोशिश करते हुए ये शब्द बोल रही थी। तभी उन दोनों के कानों में जानी पहचानी सी कदमों की चलने की आवाज़ पड़ी।
वो दोनों सिदियों की तरफ देखते ही डरने लगी। माँ, ये यहाँ क्यों आ रहा है? पिछली बार जब ये यहाँ आया था तो इसने हमें चूहे खाने पर मजबूर कर दिया था। इस बार कहीं ये हमें जान से मारने को तो नहीं आया? अलीशा ने घबराती हुई आवाज में ये शब्द कहे और वो अपने कदमों को दीवार की तरफ ले जाने लगी। मोहिनी का भी डर से बुरा हाल था। हेलो लेडीज, कैसी हो आप दोनों? हाल तो मुझे बेहाल मालूम होता है। क्या हुआ? मुझे यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? कोल्डनेस से भरी वॉइस के साथ ये शब्द अलीशा और मोहिनी के कानों में पड़े और वो दोनों और भी ज्यादा डरने लगी। देखो तनवीर, हमें जाने दो। आखिर मैं तुम्हारी काशवी की माँ हूँ, सौतेली ही सही मगर माँ तो हूँ। मुझे और मेरी बेटी हो जाने दो, मोहिनी ने अपने सामने खड़े आदमी से कहा। लेकिन हैरानी की ने ये थी कि आखिर मोहिनी अपने सामने खड़ा आदमी को तनवीर क्यों बोल रही थी, जबकि ये तो निर्भीत का कैस्टल था। हाँ, उस आदमी की हंसी उस कोठरी में जोर से चारों तरफ गूंजने लगी। उसने अपने कदमों को अलीशा और मोहिनी की तरफ कोल्ड लहजे में आगे बढ़ाए और उन दोनों के जबड़े को कस पर दबोच लिया। जाने दो, ठीक है जाने देता हूँ, लेकिन पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे दोबारा इस नाम से मत बुलाना, नफरत है मुझे इस नाम से। मैं तुम दोनों की एक बार फिर ये गलतफहमी दूर कर देता हूँ, मैं तनवीर नहीं हूँ। मेरा नाम द डेविल निर्भीत है, जो दुश्मनों के लिए खलनायक भी है और डेविल है। तुम दोनों मुझे एक और पहचान से जान सकती हो, बिग ब्रॉट ऑफ टायरेंट किंग तनवीर। कमेंट करना जरूरी है, लेकिन आप करते ही नहीं। जब 145 ऑल्टरनेटिव वार्निंग। ओहू, निर्भीत की दबोच से मोहिनी और अलीशा दोनों की सांसें टूटने लगी। निर्भीत ने उनकी हालत देखी और अपने चेहरे पर डेविल स्माइल रखते हुए उन दोनों की गर्दन को छोड़ दिया। सांसें ले लो, आफ्टर ऑल तुम दोनों की मौत का समय ये तो बिल्कुल भी नहीं है। गार्ड्स, इन दोनों को मेरे गेस्ट रूम में ले जाओ और अच्छे से खाना पीना खिलाकर इन्हें दोबारा इंसान बना देना। निर्भीत ने लास्ट की बात अपने पीछे खड़े गाइड से उनकी तरफ बढ़कर बोली। निर्भीत के मुंह से ये बात सुनकर अलीशा और मोहिनी दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। जिस निर्भीत ने अभी तक उन दोनों को सिर्फ अंधेरे में जिंदा रहने लायक हवा बस एंटर होने दी हो, वो अचानक से उन दोनों को उस कैद से बाहर क्यों निकाल रहा था? मोहिनी और अलीशा को ये सवाल बहुत हैरान कर रहा था, लेकिन हैरानी से ज्यादा उन्हें उस जगह से बाहर निकलकर पेट भर खाना मिलने की खुशी थी। वो दोनों गाइस लॉकअप का गेट खोलकर उन दोनों को अपने साथ सपोर्ट देकर बाहर लाए। द डेविल निर्भीत, ये नाम मेरे पहले कभी नहीं सुना। तुम सच में द ग्रेट टायरेंट किंग तनवीर के बड़े भाई हो? सावल और कंफ्यूजन से भरी आवाज मोहिनी के हलक से निकली। यस, आई एम हिज बिग ब्रदर, लेकिन अगली बार अपने मुंह से मेरा और उसका नाम लेने की हिम्मत भी मत करना, निर्भीत ने अपने चेहरे की भाव कोल्डनेस से भरते हुए कहा। अपनी कोल्डनेस को और बढ़ाकर निर्भीत ने आगे कहा, जहां तक बात रही मेरा नाम पहले ना सुनने की, तो तुम दोनों उसके लायक नहीं थी। मेरा नाम मेरे दुश्मनों के लिए दिल दहलाने वाला ब्रांड है, जो सिर्फ तभी सुनाई देता है जब उनकी मौत उनके बेहद पास आ जाती है। बट यू बोथ डोंट वरी, नाउ यू विल हियर माई नेम एवरी मोमेंट। आर यू गोइंग टू किलिंग अस? निर्भीत के शब्दों में अपने लिए मौत का पैगाम अलीशा और मोहिनी को साफ समझ आ रहा था। आखिर तुम्हें मुझे सवाल पूछने की परमिशन किसने दी? डोंट यू डरे टू आस्क एनी क्वेश्चन विदाउट माई परमिशन, वरना जो काम मैं बाद में करने वाला हूँ उसे टाइम से पहले करने में मुझे जरा भी टाइम नहीं लगेगा। अंडरस्टैंड? आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। निर्भीत ने ये शब्द बोलकर उन दोनों को ऑल्टरनेटिव वार्निंग देकर अपने हिडन इंटेंशन साफ साफ बता दिए। शरीर में वीकनेस और दिमाग में हजारों डरा देने वाले सवाल इस समय मोहिनी और अलीशा के दिमाग में चल रहे थे, लेकिन वो दोनों निर्भीत से कुछ भी पूछकर अपनी मौत को टाइम से पहले इनविटेशन नहीं देना चाहती थी। मॉम, सिचुएशन हमारी सोच से भी ज्यादा डेंजरस है। अभी हमें अपने दुश्मन को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। कुछ टाइम की चुप्पी जिंदगी भर मौत की गोद में जाने से ज्यादा अच्छी है। अलीशा ने अपनी मॉम से धीमी आवाज में ये कहा और निर्भीत को उस काल कोठरी से बाहर जाते डरते हुए देखती रही। हमारे किंग के दिमाग में कब क्या चलता है कोई नहीं जानता। कल ही वो इन दोनों को जान से मारने की बात बोल रहे थे और अब अचानक से रॉयल ट्रीटमेंट। अलीशा को सीढ़ियों की तरफ ले रहे गार्ड ने अपने दूसरे साथी से कहा, What do you think? किंग को समझना इतना आसान होता तो क्या आज हम सिर्फ मामूली गार्ड बनकर उन्हें हर एक ऑर्डर मान रहे होते? लेकिन मेरे एक अफवाह सुनी है। मुझे लगाता है किंग ने जरूर उसी वजह से इन दोनों को जिंदा रखने का फैसला किया होगा। उस कोठरी से बाहर निकल रहे दूसरे गार्ड ने कहा। अफवाह? डू यू मीन रूमर्स? आखिर किस तरह की अफवाह सुनी है तुमने?
अलीशा और मोहिनी को निर्भीत के आलिशान गेस्ट रूम में ले जाते हुए उस गार्ड ने ये सवाल धीमी आवाज में पूछा। अलीशा और मोहिनी के भी कान उन दोनों की बातें सुन के खड़े हो गए। वो भी जानने के लिए बेसब्री हो रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो निर्भीत ने उन्हें जिंदा रहने का डिसीजन लिया। उस गार्ड ने आगे पीछे मुड़कर देखा और अपने साथी के कान में धीमी आवाज में बोला, अरे तुम्हें नहीं पाता, शिवालिक का किंग सोम जो मोहिनी का पति और राजकुमारी अलीशा का डैड था, उसे उसकी पहली क्वीन आरती ने उधेड़ कर जान से मार डाला। लेकिन सुना है कि तनवीर की चबी क्वीन काशवी उस सोम की बेटी नहीं थी, और तनवीर को लगाता है कि काशवी के असली पिता के बारे में मोहिनी और अलीशा को जरूर पता होगा, इसलिए वो जरूर इन दोनों को ढूंढने के लिए तड़प रहा होगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि किंग निर्भीत इन दोनों का इस्तेमाल करके तनवीर को अपने जाल में फंसाने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन तुमने ये सब बातें कैसे पता चली? दूसरे गार्ड ने लास्ट की बात सोचते हुए गेस्ट हाउस का गेट ओपन किया। इस पूरे कैस्टल में मेरी नज़र से कोई नहीं बच सकता। किंग के खबरी जब भी कोई न्यूज़ लेकर आते हैं तो मैं चुपके से उनकी बात सुन लेता हूँ, लेकिन तुम ये बात किसी को बताना मत। पहले वाले गार्ड ने अपने साथी से ये सब कहा और मोहिनी और अलीशा को उस रूम में छोड़कर बाहर चले गए। मोहिनी और अलीशा को उन दोनों की बात सुनकर जोर का झटका लगा था। सोम को आरती ने जान से मार डाला। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? नहीं, ये गार्ड जरूर झूठ बोल रहे होंगे। आरती तो किसी चिटी को भी नहीं मार सकती, तो वो अपने ही पति के जान कैसे ले सकती हैं? वो भी ये जानते हुए कि एक रानी का पति मरते ही उसकी जिंदगी एक तवायफ से ज्यादा नर्क हो जाएगी। आरती ऐसा नहीं कर सकती, खासकर तब जब वो अब तक अपनी बेटी काशवी के लिए सारे दर्द चुपचाप होकर झेलती रही। काशवी की फिक्र ही उस कभी भी सोम को जान से मारने की हिम्मत नहीं दे सकती। जरूर ये गार्ड्स झूठ बोल रहे होंगे। हाँ, यही सच है, ये गार्ड झूठ बोल रहे होंगे। सोम बिल्कुल ठीक होगा, उसे कुछ नहीं हुआ। मोहिनी सदमे में ये सब बातें अलीशा से किसी सिको की तरफ बोले जा रही थी। हालांकि कि सच तो यही था कि सोम अब मौत की नींद सो चुका था। वहीं दूसरी तरफ क्यूटी के सामने काशवी अपने सवालों की किताब खोले खड़ी थी, जिनका जवाब क्यूटी देने के लिए पूरी तरह मजबूर था। क्यूटी, मुझे सच सच बताओ, तुम तनवीर और उस निर्भीत को लेकर मुझसे क्या छिपा रहे हो? क्यों तुम तनवीर का इतना सपोर्ट करते हो? क्या वजह है जो तनवीर ने तुम्हें मेरे साथ साए की तरफ रहने को कहा है? क्यों मैं उस निर्भीत के कैस्टल नहीं जा सकती? क्या तनवीर तुम्हारी बातें मेरी ही तरह समझ सकता है? क्या उसने मुझे कुछ ऐसा छिपाया है जो मुझे पता होना चाहिए? आखिर तुम चुप क्यों बैठे हो? मेरी बातों का जवाब दो। काशवी ने क्यूटी को अपनी गुस्से से भरी आंखों से आग उगलते हुए ये सारी बातें पूछी। क्यूटी ने एक गहरी सांस ली और एकदम से बोला, बस बस बस, पहले तुम एकदम चुप हो जाओ, तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। एक तो जब से बिना ब्रेक की ट्रेन की तरह नॉनस्टॉप चले जा रही हो, ऊपर से मुझे ही आंख दिखा रही हो। तुम अच्छे से जानती हो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें तुम्हारी भलाई छिपी है। तो तुम चुपचाप मेरी बार मानकर वो क्यों नहीं करती जो मैं कहता हूँ? क्यों फालतू में खुद के लिए और तनवीर के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने पर तुली हुई हो? क्यूटी फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने गुस्से को रोक नहीं पाया। ये गुस्सा सच में था या काशवी के सवालों से बाँचने के लिए? ये तो सिर्फ क्यूटी ही जानता था। लेकिन काशवी का गुस्सा एकदम रियल था, जो क्यूटी की बात सुनकर और भी भड़क चुका था। क्यूटी, तुम मुझे मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे। अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। अब मैं खुद अपने सारे सवालों का जवाब ढूंढूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन मुझे ऐसा करने से रोकता है। काशवी ने एक एक शब्द बेहद गुस्से में बोला था। काशवी पीछे मुड़ी और हैरानी से भरी पड़ी जानवी और दीप्ति को देखकर बोली, जानवी, दीप्ति, मैं ये कैस्टल छोड़कर अभी के अभी निर्भीत के किंगडम को ढूंढने की जर्नी पर निकल रही हूँ। अपने उस झूठे प्रॉमिस करने वाले मिस्टर टायरेंट को बता देना कि मेरी लाइफ में उस जैसे झूठे इंसान की कोई जगह नहीं है। काशवी ने अपनी बात बेहद गुस्से में खत्म की और एक बैग उठाकर वहां से जाने लगी। क्वीन, रुक जाए, आप ऐसे अकेली नहीं जा सकती। आखिर बात क्या हुई और आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? दीप्ति काशवी के पीछे भागते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोली। दीप्ति और जानवी को क्यूटी और काशवी के बीच हुई बातें समझ नहीं आई थी, इसलिए वो दोनों ही बहुत कंफ्यूज थी। अगर काशवी ऐसे कैस्टल से निकल जाती तो तनवीरपुर कैस्टल में मौजूद सभी लोगों को जिंदा जला देता। बात क्या हुई या मैं गुस्से में क्यों हूँ, इसका मतलब मैं तुम दोनों को शायद नहीं समझा पाओ, लेकिन एक बात मैं समझ चुकी हूँ, मैं अब और किसी दूसरे के भरोसे बैठी नहीं रह सकती। मुझे खुद ही अपने सवालों का और इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा।
उद्धरण चिन्ह। काशवी ने खुद से ये शब्द बुदबुदाए और बिना जानवी और दीप्ति की कोई बात का जवाब दिए हॉल तक आ पहुंची। वही क्यूटी भी काशवी का पूछा करते हुए उसे दूर से देखकर भरेसन भाव से खुद से बोला, ये जिद्दी लड़की, मुझे नहीं लगाता अब ये रुकने वाली है। लगाता है मुझे इसे सच का एक छोटा सा हिस्सा बताना ही पड़ेगा। जब 146 इंटीमेट टूल। हे स्टबर्न गर्ल, लिसन टू मी राइट नाउ। तुम्हें सिचुएशन का कोई आइडिया भाई नहीं और तुम अपने गुस्से के आगे कुछ समझना ही नहीं चाहती। क्यूटी ने काशवी को रोकने के लिए उसे गुस्से से आवाज लगाई। काशवी ने अपने कदमों को एकदम से रोक दिया और एक गहरी सांस लेकर वे पीछे मुड़ी। यू आर राइट, मैं सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं समझ रही, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि आखिर मैं किस सिचुएशन को डील कर रही हूँ। न ही मुझे यूँ पाया है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट करना भी चाहिए नहीं, सो वाई शुड आई लिसन टू यू। काशवी की बातें में नाराजगी और गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। इस दुनिया में काशवी क्यूटी और तनवीर को ही अपना सेफ्टी सील समझ रही थी, लेकिन अब जब उसे पता चल चुका है कि ये दोनों बहुत कुछ छिपा रहे हैं, तो वो कैसे आंखें बंद करके बेवकूफ़ों की तरह उनकी बात सुनती रहती। काशवी, आई नो तुम इस समय हॉट और गुस्सा दोनों महसूस कर रही हो, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि तुम इस दुनिया की असली परेशानियों से और खतरों से अनजान हो। क्यूटी ने अपनी चेहरे के भाव को गंभीर करके काशवी से कहा, डेंजरस प्रॉब्लम। मुझे अच्छे से पता है यहाँ लड़कियों की स्थिति कितनी खराब है। कमजोर लोगों के साथ हर जगह शोषण हो रहा है, लेकिन तुम भी अच्छे से जानते हो मैं अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। आई एम नॉट अ वीक वुमेन, सो डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ अंडरएस्टिमेटिंग मी। काशवी ने क्यूटी की बात न सुनने का मन बना लिया। क्यूटी पैनिक होते हुए, आई नो यू आर वेरी केपेबल एंड स्ट्रॉन्ग, बट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू आर ऑल्सो ए गर्ल। एक मिनट रुको और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें सच बताने के लिए तैयार हूँ। क्यूटी की लास्ट की बात सुनकर काशवी एकदम से रुक गईं। वही जानवी और दीप्ति क्यूटी और काशवी को काफी देर से हैरानी से देख रही थी, और अब तक वो इतना तो समझ चुकी थी कि काशवी क्यूटी से ही बात कर रही थी। वो बात अलग है कि काशवी के मुंह से निकले वर्ड तो उन्हें सुनाए और समझ आ रहे थे, लेकिन क्यूटी की भाषा उन्हें सिर्फ गुद 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 की तरफ सुनाई दे रही थी, जैसा कि कोई जानवर नॉर्मली बोलता है। काशवी ने क्यूटी की तरफ अजीब नजरों से देखा और कोल्ड एक्सप्रेशन से बोली, फॉर रियल, तुम मुझे सच में मेरे सवालों का जवाब दोगे? वो भी सच सच? उद्धरण चिन्ह। यस, लेकिन तुम्हें सिर्फ 3 सवालों के ही जवाब दूंगा, उससे ज्यादा नहीं, क्यूटी ने रहस्यमयी भाषा में कहा। काशवी ने हैरानी से उसे देखा। सिर्फ 3? ओक, तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर ये निर्भीत क्यों है, और इसने मोहिनी और अलीशा को क्यों किडनैप किया? क्या तनवीर का उस निर्भीत से कोई रिएक्शन है? क्यों तुम मुझे उस निर्भीत से दूर रखने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा क्या है जो तनवीर को मुझसे झूठ बोलने पर मजबूर कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। क्यूटी ने तो सिर्फ किसी 3 ही सवाल का जवाब देने की बात कही थी, लेकिन काशवी ने अपने सवालों की लिस्ट के कुछ सवाल क्यूटी के सामने रख दिए। क्यूटी ने अपने चेहरे के मिस्टीरियस एक्सप्रेशन को हाइड करते हुए काशवी को देखा। उससे पहले वो कुछ बोलता, जानवी ने काशवी को टोकते हुए हैरानी से कहा, क्वीन आपको क्या हुआ है? आप इन बात का जवाब इस छोटे से मूक जानवर से कैसे मान सकती हैं? मुझे लगता है आपको वापस अपने रूम में जाकर आराम करना चाहिए। हम बाद में अपने प्लेन पर काम करेंगे। जानवी ने ये बोलते हुए दीप्ति की तरफ काशवी का ध्यान खींचा, जैसे जानवी काशवी को बता रही हो कि आपको ये सारी बातें हमारे सामने नहीं करनी चाहिए। हालांकि जानवी काशवी के बारे में बहुत कुछ जानती थी जो दीप्ति से छिपा हुआ था। काशवी ने दीप्ति को देखा और इसके पास गई। दीप्ति के हाथ को अपने हाथ में लेकर, दीप्ति, जानवी तुम दोनों ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुमसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहती, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों तनवीर का ऑर्डर सुनते ही मेरा साथ छोड़कर उसकी ही हर बात मानोगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ दो। काशवी, आप मुझे ऐसे ट्रीट कर सकती हो, जबकि मैं आपको तब से जानती हूँ जब मैं किसी टायरेंट किंग के ऑर्डर से भी नहीं बंधी थी। मेरे लिए मेरी फैमिली सिर्फ आप हो, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। आप जो कुछ भी करोगी मैं बिना डरे आपका उसमें साथ दूंगी, फिर चाहे मेरी लाइफ में मुझे सिकंदर के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। जानवी काशवी को अकेले नहीं छोड़ सकती थी, फिर चाहे वो सिकंदर से दूर ही क्यों ना हो जाए। दीप्ति उन दोनों को ऐसे देखकर हैरानी से सोचने लगी, किंग यहाँ नहीं है। क्वीन भी इतने गुस्से में है कि उन्हें रोक पाना मुश्किल हो सकता है। अगर किंग के वापस आते ही क्वीन उन्हें नहीं मिली तो वो वैसे भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
अपनी जान की फिक्र नहीं मुझे, लेकिन क्वीन को अकेले तो मैं भी कहीं जाने नहीं दे सकती। उद्धरण चिन्ह। दीप्ति ये सोच ही रही थी कि काशवी की आवाज से उसका ध्यान टूटा। जानवी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम मेरे बारे में एक ऐसी बात जानती हो जो तुम्हें एक ना एक दिन मेरी बिना रहने के लिए मजबूर कर ही देगी। ऐसे में तुम अपने हस्बैंड को मेरे लिए भूलने की बात कैसे सोच सकती हो? नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दे सकती। काशवी ने ये बोलते हुए जानवी को उदास होकर गले लगा लिया। पहले आप मेरे लिए प्रिंसेस थी, लेकिन अब आप मेरी लाइफ की सबसे बड़ी और कीमती इंसान हो। भले ही एक दिन आप मुझे हम सब को छोड़ और अपनी दुनिया में लौट जाएगी, लेकिन मैं आपका साथ तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप इस दुनिया में हो। कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ रहूंगी। जानवी के ये शब्द दीप्ति को हल्की हैरानी में डाल रहे थे, लेकिन वो इन सब बातों को समझ नहीं पा रही थी। वो कुछ सोचते हुए काशवी की तरफ आगे आए और अपनी हैरानी को कंट्रोल करके बोली, क्वीन, ये सच है कि किंग का ऑर्डर मेरे लिए सबसे बढ़कर है। मैं उनकी बात को कभी काट नहीं सकती। मेरी जिंदगी उनकी देन है। लेकिन ये भी सच है कि आप किंग की जान हो और मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। मैं किसी भी कीमत पर आपको अकेले नहीं छोड़ सकती, चाहे आप मुझे मौत की सजा ही क्यों ना सुना दे। दीप्ति की बात सुनकर काशवी के चेहरे के भाव उदासी से भर गए। ठीक है, मैं तुम दोनों से आगे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन ये समझ लो, मिस्टर टायरेंट ने मुझसे बहुत सी बातें छिपाई हैं। उन्होंने मुझे चीट किया है। मैं उन्हें इसके लिए कभी माफ नहीं कर सकती। इसलिए मेरा साथ देना मतलब मिस्टर टायरेंट के खिलाफ जाना, और तुम दोनों इसका अंजाम भी अच्छे से जानती हो। तो फैसला तुम्हारा है। उद्धरण चिन्ह। काशवी ने इतना बोलकर क्यूटी की तरफ आपने सवाल के जवाब का वेट किया। अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे मैं कोई खूबसूरत पुतला हूँ? क्यूटी ने काशवी की शक्ल देखकर उसे उसके सवालों से भटकाने के लिए कहा। तुम हो तो नहीं, लेकिन अगर तुमने इस सीरियस सिचुएशन में कॉमेडी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इतना मरूंगी कि खूबसूरत पुतले से बदसूरत पुतले में बदल जाओगे। काशवी ने क्यूटी के सिर पर तपली मारते हुए उसे वार्निंग दी। दर्द हो रहा है? अपने सर को सहलाते हुए क्यूटी ने दर्द भरी आवाज से कहा। अभी तो सिर्फ दर्द हो रहा है। अगर तुमने और टाइम वेस्ट किया तो दर्द की नदी में तैरते दिखोगे। जल्दी बताओ, निर्भीत कौन है? काशवी ने अपनी मुट्ठी बांधकर क्यूटी को वार्निंग देते हुए ये शब्द कहे। क्यूटी अपनी आवाज को सीरियस करके, क्या तुम शो हो जानवी और दीप्ति के सामने तुम अपने सवाल का जवाब जानना चाहती हो? उन दोनों को सिर्फ मेरा पीछा गया सवाल समझ में आएगा, तुम्हारी भाषा या बताया गया जवाब नहीं, इसलिए तुम मुझे सिर्फ जवाब दो, बहाने नहीं। काशवी ने जानवी और दीप्ति की तरफ देखकर कहा। तारांकन निर्भीत इंसान के रूप में एक ईवल स्पिरिट से भरा हुआ डेविल है, जो अपने एनिमीज को कीड़ों मकोड़ों की तरफ मौत देता है। दिन पर दिन वो ताकतवर हो रहा है। उस निर्भीत की एक और आइडेंटिटी है, वो और कोई नहीं तनवीर का जुड़वा मगर बड़ा भाई है। तनवीर के सिर राइट हैंड में फायर पॉइजन है, लेकिन निर्भीत की पूरी बॉडी फायर पॉइजन से भरी पड़ी है। क्यूटी ने अपने चेहरे पर जितने हिडन इमोशन छिपा रखे थे, काशवी के चेहरे पर वो सारे भाव हैरानी के रूप में नजर आ रहे थे। क्यूटी काशवी की हैरानी को बढ़ाते हुए अपनी बात को जारी रखकर आगे बोला, जब भी तुम तनवीर के साथ इंटीमेट होती हो, तनवीर का फायर पॉइजन उसे दर्द को कम करके इंसानी इमोशंस देकर डेविल बनने से रोकता है। तुम्हारी बॉडी में कुछ ऐसा है जो तनवीर के लिए जितना जरूरी है उससे 100 गुना ज्यादा निर्भीत को उसकी जरूरत है। निर्भीत फायर पॉइजन के बढ़ते प्रभाव के चलते मौत के करीब जा रहा है। जितनी उसकी पावर बढ़ रही है उसकी लाइफ के दिन उतने ही कम हो रहे हैं। वो किसी भी कीमत पर तुम्हारे साथ इंटीमेट होकर खुद को बचाने की कोशिश में लगा है। तनवीर सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए तुमसे ये सब बातें छिपा रहा है। वो जानता है कि वो इस पूरी दुनिया में सिर्फ निर्भीत के हाथों हार सकता है, इसलिए वो तुम्हें निर्भीत के हाथ में कभी नहीं जाने दे सकता। काशवी अपनी आंखों में बस हैरानी लिए क्यूटी की बातें सुन रही थी। उसे ये सब समझ तो आ रहा था, लेकिन वो इन सब बातों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं लग रही थी। क्या तनवीर मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए ही मुझे अपने पास रखना चाहता है? क्या उसका प्यार सिर्फ फायर पॉइजन से बचने के लिए एक नाटक है? क्या मैं सिर्फ इन दोनों के बीच में इंटीमेट टूल बनकर रह जाऊंगी? काशवी लास्ट की बात बोलते हुए अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए। काशवी की बात जैसे ही क्यूटी के कानों में गई, गुस्से से उसने काशवी से कहा, इम्पॉसिबल। काशवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? मेरे होते हुए तुम्हें सिर्फ तुम्हारा टायरेंट किंग छू सकता है, जो तुम्हारा हस्बैंड भी है।
दूसरा कोई तुम्हें छूने के बारे में सोचेगा तो उसे जिंदा नहीं छोड़ना, फिर चाहे मुझे अपनी लाइफ के रूल ही क्यों ना तोड़ने पड़े। 147 सेल्फिश डेविल। मौत की गोद में थी जब मुझे उस आवाज ने एक मौका दिया। लगा जैसे मैं वापस अपनी दुनिया में जाकर निहारिका और अपनी सौतेली माँ रीमा को उनके किए की सजा दूंगी। लगा था जैसे अपनी असली पहचान लेकर मैं अपनी आगे की लाइफ खुशी से जीऊंगी। तो फिर क्यों मैं इस दुनिया में इन दोनों डेविल ब्रदर्स के बीच इंटीमेट टूल बनकर फेस है। तनवीर मुझे प्यार के नाम पर अपने पास रखना चाहता है और दूसरा भाई वो मुझे लॉच कर खाना चाहता है। काशवी के आंसू ये सोचते हुए और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे क्यूटी की बातें काशवी अनसुना करके वही मान रही थी जो उसका दिमाग उसे कह रहा था। काशवी को ऐसे फूट फूट कर रोता देख जानवी और दीप्ति दोनों उसे संभालने के लिए उसके पास आ गई। तुम चाहे कुछ भी कहो क्यूटी, मैं इस बात को नहीं मान सकती कि तनवीर में या उस निर्भीत के इरादों में मुझे लेकर कोई फर्क है। वो दोनों के दोनों मुझे सिर्फ अपने फायर पॉइजन के चकते इस्तेमाल करना चाहते हैं। काशवी ने अपनी रोती हुई आवाज में क्यूटी को ये सारी बातें कही। क्यूटी एक पल के लिए स्पीचलेस हो गया। इसलिए नहीं कि को काशवी को समझा नहीं सकता था, बल्कि इसलिए कि वो और कुछ बोलकर काशवी को रुलाना नहीं चाहता था। मुझे आइडिया नहीं था कि काशवी मेरी बातें सुनकर तनवीर को इतना गलत समझ लेगी। आई डोंट नो मैं कैसे काशवी को तनवीर की ट्रू सिंसियर फीलिंग्स पर यकीन दिलाऊं। क्यूटी काशवी को रोते देखकर अपने मन में खुद से ये बोलते हुए कुछ सोचने लगा। आई डिडंट गेट माई रियल आइडेंटिटी, बट जब तक मैं आई दुनिया में हूँ मैं काशवी की असली माँ आरती जी को जरूर जस्टिस दिलाऊंगी। पता करके रहूंगी आखिर उनके साथ हुआ क्या था। मुझे किसी भी कीमत पर मोहिनी के मुंह से सच सुनना है। उसे आरती के साथ हुए हादसे के बारे में जरूर सब पता होगा। काशवी अपने आंसू पोंछकर खुद को शांत करवाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी दीप्ति काशवी के आंसू पोंछ हुए बोली, क्वीन चुप हो जाए, ऐसे रोने से आपकी हेल्थ पर असर पड़ेगा। किंग को पता चला तो वो परेशान हो जाएंगे। दीप्ति ने तनवीर का नाम मेंशन करते ही काशवी के गुस्से को और भड़का दिया। दीप्ति एक बात ध्यान से सुन लो, मेरे सामने मिस्टर टायरेंट का नाम डोबरा मत लेना। बचपन से अपनों के प्यार के लिए तरसी थी, इसलिए तनवीर जब लाइफ में आया मैं समझ ही नहीं पाई कि कब मैं उसके फायदे को प्यार समझने लगी। उसकी कही हर एक बात को मेरे प्यार समझा, लेकिन अब नहीं, अब मैं समझ चुकी हूँ कि वो सिर्फ सेल्फिश डेविल हैं। काशवी की आवाज में जो गुस्सा दीप्ति को महसूस हुआ वो तनवीर के कोल्डनेस को टक्कर दे रहा था। क्यूटी तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, क्योंकि मैं अब काशवी की असली पहचान जाने बिना रुकने वाली नहीं। लेट्स गो जानवी। काशवी ने क्यूटी को अपनी बात बोलकर जानवी का हाथ पकड़ा और इस क्रिस्टल के बड़े से हॉल से बाहर की तरफ जाने लगी। काशवी ये बहुत बड़ी गलती होगी तुम्हारी। अगर निर्भीत ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें दिन और रात इंटीमेट रिलेशन बनाकर टॉर्चर करेगा। जितना तुम सोच भी नहीं सकती उससे 1000 गुना दर्द तुम्हें घेर लेगा। काशवी के कानों में कुटाई की रन वार्निंग पड़ी जो उसकी तरफ ही भागते हुए गेट के पास आ पहुंचा था। तनवीर मुझ छुपाया क्योंकि मैं बेवकूफ़ थी। उसके झूठ को प्यार समझकर मैंने अपने आप को उसे सौंप दिया। अगर मेरी मर्जी नहीं होती तो वो कितना ही ताकतवर क्यों ना होता, मुझ हाथ तक नहीं लगा पता। अगर निर्भीत के हाथों में लग भी गई और मेरे सामने कोई रास्ता नहीं हुआ तो तब भी मैं उसे जीते जी अपने आप को हाथ नहीं लगाने दूंगी, फिर चाहे मुझे अपनी जान अपने हाथों ही क्यों ना लेनी पड़े। काशवी ने बिना क्यूटी की तरफ देखे ये शब्द कोल्डनेस से भरी आवाज में कहे। क्यूटी काशवी की बातें सुनकर एकदम चौंका हुआ नजर आ रहा था। वो जान चुका था काशवी का मन बदल पाना मुश्किल है, और अगर काशवी को उसने अकेले जाने दिया तो वो जरूर बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। काशवी, मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहूँगा और न ही तनवीर के बारे में कोई बात होगी। तुम जो करना चाहती हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझसे ये मैप नहीं मांगोगी। निर्भीत के किंगडम तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना होगा। क्यूटी ने अपने हाथ में ले रखे उस बॉस को देखकर लास्ट की बात काशवी से कही। काशवी, जानवी और क्यूटी मेन गेट के बाहर निकलने को हुए थे कि दीप्ति ने उनके सामने खड़ा होकर रखता रोक दिया। क्वीन, मुझे माफ करना लेकिन आपकी सेफ्टी मेरी सबसे बड़ी ड्यूटी है। मैं आपको इस क्रिस्टल से बाहर जाने नहीं दे सकती। दीप्ति ने फाइट मोड में आते हुए अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना ली। काशवी के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसने जानवी के हाथ को छोड़ा और अपने हाथ पैर चिपकाते हुए दीप्ति से बोली, मेरी सेफ्टी मैं खुद देख सकती हूँ। तुम्हारे इस झूठे किंग के गाइस या प्रोटेक्शन की मुझे कोई जरूरत नहीं। कैरी माई सेफ्टी इन माई आर्म्स, सो गेट ऑफ। उद्धरण चिन्ह। काशवी ने अपनी पोजीशन को कंफर्टेबल आते हुए दोनों हाथों को फाइटर की तरफ दीप्ति के सामने किया। कार्गो पैंट में काशवी लड़ाई के लिए पूरी तरह रेडी थी, लेकिन दीप्ति पूरी तरह हैरान नजर आ रही थी।
क्वीन काशवी, मैं आपको हॉट नहीं करना चाहती, बट यू आर द वन हु स्टार्टेड। दीप्ति ने काशवी की गर्दन को निशाना बनाकर उसके नेक एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने की कोशिश की ताकि काशवी बेहोश हो जाए। काशवी ने बड़ी ही तेजी से दीप्ति के अटैक को टाल दिया और उसके हाथ में अपना हाथ फंसाकर दीप्ति के नेक के पीछे ले गई, जिससे दीप्ति हैरान नजर आने लगी। दीप्ति का सबसे इफेक्टिव अटैक काशवी ने 3 सेकंड में इसके ऊपर ही डाक दिया। काशवी ने अपनी उंगली दीप्ति के नेक राइट एक्यूप्रेशर पॉइंट पर रखी और उसे टच करने से पहले दीप्ति के कान में बोली, दीप्ति, मेरे वापस आने तक मेरी मॉम का ध्यान रखना, उन्हें मैं तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। अपनी बात बोलकर काशवी ने दीप्ति को बेहोश कर दिया। सभी गार्ड्स केस्टाल के बाहर अपनी अपनी जगह तैनात पहरा दे रहे थे। जैसे ही काशवी क्यूटी जानवी गेट के बाहर निकले, सभी गार्ड हैरानी से उन सबको देखने लगे। एक गार्ड भागकर काशवी के पास आया और हल्का झुककर बोला, क्वीन, रात के टाइम आप तीनों केस्टिक से बाहर कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम मुझसे सवाल करने की हिम्मत कर रहे हो? जानते नहीं तुम्हारे किंग ने तुम्हें क्या कहा था? काशवी ने उस गार्ड को ये दिखाते हुए ये शब्द बोले जैसे वो क्वीन होने के नाते उसे सजा दे सकती है, उसे रोकने के या सवाल करने के लिए। वो गार्ड डरते हुए काशवी के रास्ते से ये सोचते हुए हट गया कि अगर उसने क्वीन को और गुस्सा दिलाया तो किंग उसे मौत दे देगा। काशवी ने सभी गार्ड को देखा जो बिना काशवी को रोके चुपचाप उनके पीछे चलने लगे थे। काशवी, मुझे नहीं लगता इनको गुस्से से डराया जा सकता है। देखो, वो सभी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। इनको हैंडल करने के लिए दिमाग लगना पड़ेगा, काशवी की साइड में चल रही जानवी ने कहा। जो करना है जल्दी करो, इससे पहले दीप्ति की बेहोशी टूट जाए। जानवी ने काशवी की बात सुनी और उन गाइस के पास आकर एक झूठी स्माइल करते हुए बोली, ये आप लोग क्या कर रहे हो? क्वीन को किंग की बहुत याद आ रही है। वो सिर्फ इस गार्डन में हमारे साथ टहलना चाहती है। अगर तुम लोग ऐसे उनका पीछा करोगे तो वो गुस्सा हो सकती। क्या तुम लोग चाहते हो क्वीन अपना गुस्सा तुम सबकी गर्दन को तोड़कर निकाले? उद्धरण चिन्ह। जानवी की बात सुनकर वो सभी गार्ड डर गए। उनमें से एक बोला, अगर क्वीन सिर्फ टहलना चाहती है तो हम लोग उनका पीछा नहीं करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखना वो टहलते हुए ज्यादा दूर न निकल जाए। जानवी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और वहां से काशवी की टक्कर भाग गई। देखते ही देखते वो सभी तनवीर के केस्टल और उसके गाइस की नजरों से गायब हो गए। वहीं दूसरी तरफ निर्भीत के केस्टल में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, जो केस्टल के पीछे बने बड़े से सामान खाद से आ रही थी। जोर जोर से रोने और दर्द में जलने को चीखे। काली चमगड़ रात में सूखे पेड़ों के ऊपर उल्टी लटकी हुई थी। बेहद डरा देने वाली हंसी इन सब चिन्हों को चीरकर आवाज में मिलकर दूर दूर तक मौत के खेल की खबर सबको बता रही थी। निर्भीत के केस्टल के साथी गार्ड्स उस आवाज को सुनकर चुप्पी साधे खड़े थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब हर रात का तामसा था। किंग निर्भीत, हमें जाने दो, हमसे गलती हो गई। दोबारा कभी हम आपके किंगडम तक आने वाले रास्ते का किसी को पता नहीं लगने देंगे। हमसे जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ। हमें नहीं पता था वो तनवीर के हाथों लग जाएगा। हमें माफ कर दीजिए, हम भीख मांगते हैं अपनी जान की। ये तो सोचिए हमारे बच्चों का क्या होगा। हमारे बच्चों को खातिर हमें छोड़ दीजिए। लकड़ियों के बड़े से पीस ढेर जिनको आग लगाई जा रही थी, उन पर बंधे पड़े लोग निर्भीत से अपनी गलती की माफी और जान की भिख मांग रहे थे। गलती की माफी, वो भी मैं दे दूं। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। तुम सभी तनवीर की उस काशवी को यहाँ नहीं ला पाए, लेकिन तुम लोगों ने तनवीर के पास मेरे किंगडम तक पहुँचने का सबूत छोड़ दिया। तुम्हें लगता है मैं इसके लिए तुम सभी को छोड़ दूंगा? निर्भीत के शब्द गुस्से से आग उगल रहे थे। निर्भीत ने उन सभी को उस लकड़ी के ढेर के साथ आग में भूंजने की पहले कर दी। लकड़ी के ढेर में आग लगते ही उसकी लपटें जोर जोर से उन सभी आदमियों को भूंजना शुरू कर चुकी थी। दर्द भरी चीखें निर्भीत की कानों को एक सुकून दे रहा था। मेरे साथ रहने वाले या मेरे लिए काम करने वाले गलती की सजा अच्छे से जानते हैं, फिर वो मिस्टेक कितनी ही छोटी या बड़ी क्यों ना हो, मौत तो पक्की है। I'm the devil, जो किसी को भी माफ नहीं करता, फिर चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। आग की लिपटों से कुछ ही दूरी पर खड़ा निर्भीत ये बोलते हुए स्याकों की तरह हंसने लगा। हाय है, जब 148 किंग का ऑर्डर है, वरना मैं तुम्हें जान से मार देता। आधी रात, घने पेड़ों से घिरा हुआ जंगल, जिसमें से जंगली जानवरों की आ रही गुराने की आवाजें। अचानक हुई बारिश की बूंदों ने ठंड की खौफ का दबदबा जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया। दांतों की किटकिट करने की आवाजें घोड़ों के ऊपर ठंड से कांप रहे तनवीर के साथ ही अपनी हालत पर पछता रहे थे। लेकिन मजाल है कि उन सभी का जनरल सिकंदर एक बार भी उनकी हालत पर तरस खाकर रुकेगा, उन्हें आराम करने दे।
जनरल सिकंदर, जरा हमारी तरफ गौर से देखिए, हमारी भोली सिकलों पर तरस खाए, हमारे ठंड से कांप रहे शरीर को आराम चाहिए, वरना मंजिल तक पहुंचने से पहले हम सभी ठंड के शिकार बनकर यमराज से मिलने पहुंच जाएंगे। अपने पीछे चल रही बटालियन की हालत देखकर पांचों लड़ाकू हथियार में से वीर ने आगे बढ़कर सिकंदर के राइट में अपने घोड़े की लगाम मोड़कर धीमी आवाज में ये सब कहा। ऐसा लग रहा था जैसे सिकंदर के ऊपर ठंड का कोई असर ही नहीं हो रहा हो। उसने वीर की तरफ अपनी तिरछी नजर डाली और अपने कोल्ड एक्सप्रेशन से उसे बिना कुछ बोले घूरने लगा। एक तो रात की ठंड ने हम पर कहर ढा रखा है, ऊपर से आपके ये कोल्ड एक्सप्रेशंस हमें इंसान से बर्फ में बदल कर ही रहेंगे। जरा पीछे देखिए तो हमारे साथी गार्ड्स ठंड के मारे कभी भी चलते हुए घोड़े से गिर सकते हैं। आप प्लीज किंग से कहिए रुकने के लिए, वीर ने सिकंदर को कपकपाते हुए नौटंकी भरी हरकतें करते हुए कहा। आस पास ध्यान से देखो, डू यू थिंक वी कैन रीसेट हियर? जंगली जानवर कब अटैक करके तुम्हें खाकर डकार ले तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। वी आर ऑल सराउंडेड बाय वाइल्ड एनिमल्स। कैन यू इमेजिन व्हाट कुड हैपन इफ वी गेट डाउन फ्रॉम आवर हॉर्सेस टू रेस्ट? सिकंदर ने वीर की बोलती बंद कर दी। वीर ने ठंड से अपना ध्यान हटाकर आसपास अंधेरे में चमक रही आंखों को देखा, जो धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ा रही थी, जैसे लकड़बगों का झुंड उन सभी आदमियों का काफी दूर से पीछा करते आए हो। सिकंदर ने अपने सभी साथियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और तेज आवाज में कहा, नींद की गोद में सोने का ख्याल जिसे आ रहा हो वो अपने आसपास देख लो। सिर्फ लकड़बगे नहीं, शेर का दल भी आगे खड़ा है। अपने आप को किसी जंगली जानवर का टेस्टी खाना नहीं बनना चाहते तो अलर्ट हो जाओ। सिकंदर ने शेर के झुंड के सामने कोल्ड एक्सप्रेशन लिए खड़े अपने किंग की तरफ अपने घोड़े को आगे बढ़ा दिया। वीर के साथ साथ बाकी सभी साथी अलर्ट हो गए। किंग 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं अभी इन्हें खत्म कर देता हूँ। सिकंदर अपनी इलेक्ट्रिक चार्जर तलवार लेकर घोड़े से नीचे उतरते हुए तनवीर से बोला और उन लायंस के झुंड के सामने बबर शेर की तरह खड़ा हो गया। वो शेर उस तलवार से निकल रही तेज रोशनी और चक-चक की आवाज से पहले ही कुछ डरे हुए नजर आ रहे थे। सिकंदर उनकी तरफ बढ़कर अटैक करने ही वाला था कि उसके कान में अपने किंग की कोल्ड वॉइस पड़ी। सिकंदर, इन लायंस को देखकर मुझे इन्हें अपने रास्ते से हटाने का मन नहीं कर रहा। आखिर ये पहली बार है कि किसी जानवर ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की है। वैसे भी ये सिर्फ भूखे जानवर है जो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए हमारा पीछा कर रहे हैं। इन्हें मारने की जगह डरा कर भगा दो। अपने किंग का ऑर्डर सुनते ही सिकंदर ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और उन शेरों के झुंड में कूद पड़ा। शेर की दहाड़ के बीच सिकंदर अकेला उन्हें अपनी इलेक्ट्रिक तलवार से झटके देकर डरा चुका था, लेकिन एक शेर ने सिकंदर की पिठ पर अपने पंजे घाव बना दिया, जिससे सिकंदर को काफी दर्द हुआ। किंग का ऑर्डर है, वरना मैं तुझे जान से मार देता। सिकंदर ने उस शेर को देखते हुए ये बोला ही था कि शेर की एक जोर की दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। तनवीर का राइट हैंड, जिसमें आग की तेज लपटें जल रही थी, उस हाथ ने शेर की गर्दन को गुस्से से दबोच लिया। तनवीर की आंखें आग उगल रही थीं, जिसका असर उसके राइट हैंड में साफ दिख रहा था। फायर पैशन तनवीर के गुस्से को और भड़का रहा था। जिस सिकंदर को बड़े बड़े योद्धा एक खरोच नहीं मार पाए, तुमने उसकी पिठ पर घाव देने की हिम्मत की। मेरी स्वीट मेडिसिन और सिकंदर दोनों ही मेरी लाइफ के वो इंसान हैं जिनका एक आंसू भी मुझ बर्दाश्त नहीं। तुमने तो खून दिखाया है मुझे। एक एक शब्द तनवीर के मुंह से दिल दहलाने वाली वॉइस निकाल रहे थे। तनवीर ने दोनों हाथों से उस शेर का जबड़ा 2 हिस्सों में तोड़ दिया, जिससे उस शेर की मौत एक दर्द भरी चिन्ह के साथ उसी पल हो गई। लेकिन तनवीर का गुस्सा जैसे शांत होने का नाम ही न ले रहा हो। पीछे खड़े डरे हुए शेरों की तरफ तनवीर ने अपने कदम गुस्से में बढ़ाए। जिन शेरों को कुछ देर पहले जिंदा छोड़ने का ऑर्डर दिया था तनवीर ने, सिकंदर का घाव देखते ही तनवीर उन शेरों को एक एक करके किसी जंगली डेविल की तरह मौत देने में लगा हुआ था। मुश्किल से कुछ ही शेर अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो पाए थे। शेरों का खून तनवीर के शरीर को रेड रंग से और स्मेल से भर चुका था। तनवीर का ये रूप देखकर पूरी बटालियन जो कुछ देर पहले ठंड से कांप रही थी, अब उनकी बॉडी पसीना छोड़ रही थी। वीर दानिश, सुलेमान, रूपेश, विजेश, सभी के साथी घायल सिकंदर के पास उसका घाव देख रहे थे, या कहे कि वो अपने किंग को सिकंदर की चोट देखकर और गुस्सा नहीं होने देना चाहते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट, मुझे छोड़ो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिकंदर अपने 5 लड़ाकू हथियारों से दूर हुआ और अपने घोड़े की पिठ पर लदे बैग में से एक कपड़ा निकालकर किंग की तरफ भागा। किंग, देखिए मेरी तरफ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपने गुस्से को शांत कीजिए। ये लीजिए क्वीन काशवी की ड्रेस का कपड़ा। उद्धरण चिन्ह।
सिकंदर ने ये बोलते हुए तनवीर के राइट हैंड पर वो कपड़ा लपेट दिया, जिसके तुरंत बाद ही तनवीर के हाथ से निकल रही आग तनवीर के गुस्से की तरह शांत हो गई। सिकंदर, तुम्हें चोट लगी है, बाकी का सफर बाद में, अभी तुम्हें रेस्ट इतना होगा। रूपेश, जल्दी से सिकंदर के घाव को चेक करके ड्रेसिंग करो। तनवीर ने ये बोलकर सिकंदर के घाव को देखा, जो काफी गहरा था। सिकंदर की आंखों में एक नमी आ चुकी थी, लेकिन इससे पहले कोई उसे नोटिस करता, तनवीर उन सब से दूर खड़ा हो गया। दूर दूर तक जंगल, बारिश की वजह से आसमान में अभी भी बादल थे। आगे का रास्ता तय न करते हुए आज रात वो सभी वहीं रुक गए। अगली सुबह चिड़ियों की चेचाहट और पेड़ों के बीच से छन कर आ रही धूप सभी गार्ड्स और घायल सिकंदर की नींद को तोड़ चुकी थी। सभी ने सीधा किंग को अपनी नजरों से चारों तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन तनवीर आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा था। वीर, रूपेश, डेनिश, सुलेमान, विजेश, चारों तरफ फैल जाओ, किंग को ढूंढो। सिकंदर अपने घाव से उठ रहे दर्द की बिल्कुल परवाह न करते हुए खुद भी अपने 5 लड़ाकू हथियार और सभी गाइड्स के साथ तनवीर को ढूंढने लगे। किंग, कहाँ हो आप? क्या आप ठीक हो? सिकंदर और बाकी सभी जोर जोर से आवाज लगाकर तनवीर को ढूंढ रहे थे, ये जानते हुए भी कि तनवीर जैसे किंग जिसने शेरों के पूरे झुंड को कल रात ही चिरफाड़ डाला, उसका कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता था। इसके बावजूद भी सभी लोगों को तनवीर की फिक्र हो रही थी। किंग आखिर कहाँ जा सकते हैं, वो भी ऐसे बिना बताए? सिकंदर पैनिक होते हुए ये बोल ही रहा था कि तभी सभी लोगों की नज़र सामने से आ रहे तनवीर के ऊपर पड़ी, जिसे देखकर सबके चेहरे पर हैरानी के बादल जोरों से बढ़ते नजर आ रहे थे। तनवीर, जिसकी पीठ पर 2 शेर मोटी सी लकड़ी के एक एक किनारे मरे हुए लटके थे और हाथों में एक हरी बत्ती से भरी लकड़ी की छड़ी थी, बड़े ही कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वो सिकंदर के सामने खड़ा हो गया। सिकंदर, तुम्हारा घाव अभी इतना गंभीर है और तुम ऐसे घूम रहे हो? बैठो, मैं तुम्हारे घाव को जल्दी से ठीक करने वाली जड़ी बूटी लाया हूँ। तनवीर ने उन दोनों शेरों की बॉडी को वहीं नीचे गिरा दिया और सिकंदर को वो हरी पत्ती को मसलते हुए उसकी पिठ के घाव पर रख कर आगे बोला, सिकंदर, मुझे हैरानी हो रही है कि तुम्हें एक मामूली शेर ने घाव दे दिया। आखिर कल तुम्हारा ध्यान कहाँ था? किंग, आप ये सब छोड़िए और मुझे बताइए कि आप ये जो 2 शेर मार कर लेकर आए हैं, ये वही है ना जो कल बचकर निकल भागे थे? सिकंदर ने हड़बड़ाते हुए तनवीर की बात को बदल दिया और उसी से सवाल करके उसकी तरफ देखने लगा। तुम सब जानते हो, इसके बाद भी पूछ रहे हो? ये दोनों शेर उस झुंड के सदस्य थे जिसके एक साथी ने तुम्हें ये घाव दिया था। ये जानते हुए क्या मैं इन्हें जिंदा छोड़ सकता था? तनवीर ने बोला और दूर चुपचाप ये सब देखकर हैरान खड़े वीर को अपने पास बुलाया। वीर, सभी के खाने का इंतजाम करो, जल्द से जल्द हमें अपना सफर आगे बढ़ाना है। एक काम और करना, जाकर उस भी चेक कर लेना कहीं वो उस कट्टे में बंद रहकर मर तो नहीं गया। तनवीर की लास्ट की बात सुनकर वीर ने पीछे रखे बड़े से कट्टे को देखा और उस कट्टे के पास आकर उसे खालने लगा। खून से लथपथ एक अधेड़ उम्र का आदमी, जी के चेहरे पर दाढ़ी मुझे बड़ी बड़ी थी, मुंह कपड़े से बंधा हुआ था और आंखों में मौत का डर साफ नजर आ रहा था। किंग, ये अभी जिंदा है, बड़ी मोटी चमड़ी है, इसकी इतनी जल्दी मौत इसे अपने पास नहीं बुला सकती। वीर ने वापस उस आदमी को उस कट्टे में बंद करते हुए तनवीर से ये बात कही। वही दूरी तरफ निर्भीत के कैस्टल में अजीब ही कानाफूसी मची हुई थी, जो कोई गार्ड्स नहीं उस कैस्टल में काम करने वाली मेड्स कर रही थी। एक मेड किचन में काम करते हुए मैंने सुना है किंग का जुड़वा छोटा भाई किंग की तरह ही फायर पॉइजन लेकर पैदा हुआ था। उद्धरण चिन्ह। दूसरी मेड जो क्लीनिंग कर रही थी, आसपास देखकर, हाँ ये तो मैंने भी सुना है। मुझे तो ये तक खबर मिली है कि उस फायर पॉइजन की मेडिसिन किंग के भाई को मिल चुकी है, लेकिन अपने किंग निर्भीत को वो कहीं से भी हासिल नहीं हो पा रही मेडिसिन। लेकिन ये कैसे हो सकता है? फायर पॉइजन की मेडिसिन दुनिया में किसी के पास नहीं तो किंग तनवीर को कैसे मिल सकती है? दूर खड़ी इन दोनों मेड की बात सुन रही एक अधेड़ उम्र की औरत जो इस कैस्टल में केयर टेकर का काम करती थी, हैरानी से सोचने लगी, तुम्हें पता है, अपने किंग निर्भीत उस मेडिसिन को पाने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। पहली मेड ने कहा, हाँ आजकल वो पहले से और भी भयानक होते जा रहे हैं, किसी को भी मौत देने के लिए जैसे वो तैयार बैठे रहते हो। मगर मुझे एक बार समझ नहीं आती, निर्भीत किंग के पास किस बात की कमी है जो वो खुद जाकर तनवीर से वो मेडिसिन नहीं ले सकते। दूसरी मेड ने ये बोला ही था कि तभी उनके कानों में गुस्सल आवाज पड़ी, जितना दिमाग नहीं उससे बाहर की बातें बोलने और सुनने की हिम्मत करने की साझा जानती हो ना तुम दोनों? या याद दिलाना पड़ेगा, ये कोल्ड आवाज थी शिबू की, जो देखने में हट्टा कट्टा नौजवान मर्द के साथ साथ निर्भीत का जनरल भी है।
अपने किंग निर्भीत के लिए शिबू कभी कुछ नहीं सुन सकता, फिर चाहे वो कोई छोटी सी बात ही क्यों ना हो। जनरल शिबू, हमें माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा इस बारे में कभी बातें नहीं करेंगे। उन दोनों मेयर की आवाज में एक डर भरा हुआ था। शिबू ईवल स्माइल करते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ा और उन दोनों को सेको की तरह देखकर बोला, और माफ किया, लेकिन एक कंडीशन पर। जाओ, जाकर अपनी अपनी बेटियों को आज रात मेरे कमरे में छोड़ दो, उनकी जवानी कीमत है तुम्हारी माफी की। 149 एक लड़की की तलाश। जनरल शिबू, आप ये क्या कह रहे हो? हमारी बेटी तो अभी सिर्फ 17 साल की छोटी बच्ची है। निर्भीत के जनरल शिबू की बातें उन दोनों मैड्स को डरा चुकी थी। बेटियों को उसके पास रात भर भेजने का मतलब वो अच्छे से जानती थी। ऐसे में वो ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। वे दोनों शिबू के पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, हमें बस इस बार माफ कर दीजिए, हम वादा करते हैं ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मिस्टेक इज मिस्टेक, फॉरगिवनेस का सवाल तब तक पैदा नहीं होता जब तक मैं अपने किंग की इंसल्ट करने वाली तुम दोनों को पनिशमेंट नहीं, और तुम्हारी पनिशमेंट मैंने सोच ली है। शिबू ने उन दोनों मैड्स के बोलों को अपनी मुट्ठी में बढ़ा और उनका सिर किचन की भट्टी में दे मारा। गार्ड्स के कानों में उन दोनों औरतों की दर्द से भरी चीखें गई, जो शिबू के साथ वहां खड़े थे। जाओ, जाकर इन दोनों की लड़कियों को लेकर आओ। इन दोनों की मौत हो चुकी है तो उन्हें बिना फायदे के खाना खिलाने से क्या फायदा। अपनी माँ की गलती की भरपाई वो अपनी बॉडी से देंगी। उन्हें मेरे कमरे में भेज दो, मुझे किंग के पास जाना है। भट्टी के पास खून से लत होकर पड़ी हुई उन दोनों मैड को शिबू ने गुस्से से देखा और उनकी लड़कियों को अपने रूम में के जाने का अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया। निर्भीत के गेस्ट हाउस में अलीशा और मोहिनी दोनों ही कल से परेशान थीं, लेकिन उनकी बॉडी ठीक से पेट भर खाना खाने की वजह से काफी हद तक ठीक लग रही थी। मॉम, कल से उस निर्भीत ने ना तो अपनी शकल हमें दिखाए और न ही उसने हमें अपनी पास मिलने के लिए बुलाया। आपको कुछ अजीब नहीं लगता? आखिर वो हमें इस तरह से अचानक अच्छा क्यों फील करवाने लगा है, जबकि कल तक तो वो हमें जान से मारने वाला था। अलीशा पूरे रूम में पैनिक होकर घूमते हुए मोहिनी से ये बात बोल रही थी। मोहिनी जो खुद भी सोम के बारे में जानने के लिए परेशान थी, अलीशा की बात सुनकर बोली, अलीशा बेटा, इस समय कुछ भी समझ पाना आसान नहीं, लेकिन मुझे ये कन्फर्म है कि अगर सच में आरती ने सोम को जान से मार दिया है तो आरती को जरूर सोम ने बता दिया होगा कि काशवी उसकी बेटी नहीं, और काशवी अपने असली पिता के बारे में जानने के लिए हमें ढूंढ रही होगी। उद्धरण चिन्ह डॉट। क्या कहा मॉम आपने? काशवी सोम की नहीं किसी और की बेटी है। अलीशा की हैरानी इसके शब्दों में भारी हुई थी। मोहिनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, वो मनहूस काशवी सोम की नहीं किसी और की बेटी है। लेकिन इस समय उस मनहूस के पिता के बारे में बात करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि निर्भीत उस काशवी को लेकर इतना पॉजिटिव क्यों हो रहा है। उसने बिना काशवी को देखे ही उससे शादी की शर्त रखी थी तुम्हारे पिता सोम के सामने। ऐसा क्या है उस मोटी काशवी के पास जो निर्भीत उसको किडनैप करने की कोशिश कर रहा है? मॉम, आप ये क्या बोले जा रही हो? मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप मुझे थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज करना बंद कीजिए, अलीशा ने मोहिनी की बात को ना समझते हुए कहा। मोहिनी कुछ बोलती कि उससे पहले उनके रूम का डोर नॉक हुआ और बिना देर के एक जोर की आवाज के साथ वो गेट ओपन हो गया। तुम दोनों को किंग ने बुलाया है, मेरे साथ चलो। शिबू जो गेट से इंटर हुआ था वो मोहिनी और अलीशा को बिना किसी भाव के बोला। वही दूसरी तरफ तनवीर के कैस्टल में पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी। सभी गार्ड्स पूरे कैस्टल की कोने कोने को छान रहे थे, लेकिन उन्हें उनकी क्वीन काशवी कहीं नहीं मिली। तनवीर के हाथों मौत का डर है पल गाइस के दिल में बढ़ता जा रहा था। ढूंढो ढूंढो, क्वीन नहीं मिली तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, एक गार्ड्स ने बाकी सभी से घबराते हुए कहा। ऐसे कैसे? क्वीन जनरल की विफाई, जानवी और क्यूटी तीनों एक साथ गायब जो गए। कहीं फिर से किसी ने उन्हें किडनैप तो नहीं कर लिया? चारों तरफ नजरें दौड़ाकर घबरा रहे दूसरे गार्ड ने कहा। किंग भी इस समय यहाँ नहीं और ना ही उन तक ये न्यूज़ पहुँचाने का कोई रास्ता है। अगर क्वीन को कुछ हो गया तो किंग के गुस्से का सैलाब सबको जला देगा। सभी गार्ड्स आपस में डर रही थे। तभी उनके कानों में दीप्ति की गुस्से सी भरी आवाज गई, तुम सभी लोग बिल्कुल यूजलेस हो। क्वीन तुम लोगों की आंखों के सामने से गायब हो गई और तुम्हें पता तक नहीं चला। ऊपर से तुम लोग उन्हें अभी तक इस कैस्टल में ढूंढ रहे हो, जबकि तुम्हें उन्हें बाहर किंगडम में भी ढूंढना चाहिए। अभी के अभी जाओ और पूरे किंगडम में फैल जाओ, इससे पहले क्वीन सीमा से बाहर कहीं निकल जाए। दीप्ति जो अपना बेहोशी को तोड़ चुकी थी, इस समय सांसें ज्यादा गुस्से में और काशवी की सेफ्टी को लेकर डरी हुई थी।
सभी गार्ड्स दीप्ति की बात सुनकर तुरंत क्रिस्टल से बाहर निकलकर किंगडम में फैल गए। कुछ दिनों बाद दोपहर का समय और चिलचिलाती धूप थी। रामेश्वर नाम के किंगडम में कुछ अजीब जी तैयारी चल रही थी। दूर दूर तक सजावट और गरीबों के लिए खाने पीने का इंतजाम था। किंगडम के बीचों बीच रामेश्वर किंगडम के किंग महारिश के राजदूत कोई घोषणा कर रहे थे। प्यारे रामेश्वर किंगडम के लोगों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे किंग महारिश अपने एकलौते बेटे की शादी करने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें एक लड़की की तलाश है। जितनी भी कुमारी लड़कियां अपनी किस्मत आजमाना चाहती हो वो आज महल में पहुंचकर राजकुमार का ध्यान अपनी तरफ खींचकर उनसे शादी करके इस किंगडम की महारानी बनने का मौका ले सकती है। जब 150 डेट मुझे इस तीखी लड़की से शादी करनी। किंग अपने उस अंधे और लगड़े बेटे की शादी करना चाहते हैं। कहीं मेरे कानों ने कुछ गलत तो नहीं सुना? उसे अपने राज्य की लड़कियों में से वाइफ ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ रही होगी? एक राजा के लड़के से तो कोई भी राजकुमारी शादी कर लेती है, तो फिर हम गरीब लड़कियों को ये मौका क्यों दिया जा रहा है? उस घोषणा को सुन रही भीड़ में से एक लड़की ने धीरे से बुदबुदाया, अरे धीरे बोल, कहीं किसी गार्ड ने सुन लिया तो तेरी जबान काट देंगे। उस लड़की के साथ खड़ी एक लड़की ने उसकी बात को सुनकर कहा। तभी तीसरी लड़की बोली, बड़े बड़े राज्य की राजकुमारियों ने उस जैसे हैंडीकैप प्रिंस से शादी करने के लिए मना कर दिया, तभी तो वो अपने राज्य की लड़कियों में किसी से शादी करना चाहता है। अंधा और लगड़ा होने से पहले उसने हर एक घर की जवान कुंवारी लड़कियों की जिंदगी में जहर घोल दिया। उन्हें अभी तक अपनी रखेल बना कर रखा है उसने महल में, तो अब उसे शादी के लिए लड़की क्यों चाहिए? वहां खड़ी भीड़ में मौजूद एक महिला अपनी आंखों में नमी लिए ये बोल चुकी थी, बूढ़ियम धीरे बोलो, अगर आपकी आवाज उनके गार्ड्स के कानों में पड़ी तो आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं करेंगे वो। एक आदमी ने उस बूढ़ी को चुप करवाते हुए कहा, मेरी जवान बेटी को 5 साल पहले वो कमीना सर्वजीत अपने गाइड्स के साथ उठा ले गया था। आज तक मुझे अपनी बेटी की कोई खबर नहीं मिली। उस बूढ़ी अम्मा ने रोते हुए कहा, किंग का ऑर्डर है कि सभी कुंवरी लड़कियां प्रिंस सर्वजीत के सामने पेश हो, उन्हें अपनी अदाओं से लुभाए। जिस किसी को भी प्रिंस सर्वजीत पसंद करेंगे वो इस किंगडम की भावी महारानी बनेगी। अगर कोई गलती से भी इस ऑर्डर को मानने से इनकार करेगा तो किंग उसे सख्त से सख्त सजा देंगे। भीड़ का ध्यान गार्ड्स की अंतिम घुषाड़ा पर गया। ऐसा लग रहा था जैसे किंग का बेटा प्रिंस सर्वजीत एक बेहद ही क्रूर और अय्याश किस्म का आदमी था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे प्रिंस को अचानक शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई, लेकिन किंग के ऑर्डर को फॉलो करने के अलावा वहां की लड़कियों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। कुछ देर बाद सभी कुंवारी लड़कियां ना चाहते हुए भी कैसेटल की तरफ रेडी होकर निकलने लगी। काशवी रन फास्टर, इससे पहले वो लोग हमें पहचान ले, उस भीड़ के साथ मिक्स हो जाते हैं। तनवीर के गार्ड से छिपकर भाग रही जानवी ने काशवी का हाथ पकड़ा और उन लड़कियों की भीड़ में शामिल हो गई, बिना ये जाने कि वो लड़कियों को भीड़ कहाँ और क्यों जा रही है। काशवी जानवी अब उसका हिस्सा बन गई। काशवी अपनी गोद में क्यूटी को दुपट्टे में छिपाए हुई अपनी सांसों को काबू में लाने के बाद जानवी, आखिर तनवीर के गार्ड्स इतनी जल्दी हमें ढूंढते हुए कैसे हम तक पहुंच गए? You didn't leave any evidence behind us. काशवी, I really don't have any idea, but I think दीप्ति ने किंग तनवीर और मेरे हस्बैंड सिकंदर को जरूर हमारे कैस्टल से भागने की बात बता दी है। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने चारों तरफ लड़कियों को देखकर ये बात कही और अगले ही पल हैरानी से बोली, काशवी, ये शब्द लड़कियां रेडी होकर उस कैस्टल की तरफ क्यों जा रही है? उद्धरण चिन्ह। काशवी हैरानी से आगे बढ़ते हुए, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही यहाँ आई हूँ, मुझे कैसे पता होगा कि क्यों जा रही है? गार्ड से छिपकर भागने के चक्कर में मुझे तो ये भी नहीं पता चला कि आखिर हम किस कोंडम की सरहद में घुस आए हैं। अब जो भी बाद में देखा जाएगा, पहले मिस्टर ट्यांट के उन गार्ड से बचना है। काशवी ने ये बोलते हुए क्यूटी के मुंह से दुपट्टे को हटा दिया। क्यूटी आसपास की लड़कियों को देखकर हैरानी से भर गया। काशवी, अभी के अभी तुम दोनों को इस भीड़ से अगल जो जाना चाहिए, गलती से भी कैस्टल के अंदर एंटर मत होना। क्यूटी ने इतना कहा ही था कि तभी कैस्टल के गेट पर ही काशवी ने अपने कदमों को रोक लिया और वो हैरानी से क्यूटी की तरफ देखने लगी। क्योंकि जानवी को क्यूटी की भाषा समझ नहीं आती थी, इसलिए वो बिना रुके कैस्टल के अंदर जो चुकी थी। बिना ये देखे कि काशवी उसके पीछे है या नहीं, जानवी उस कैस्टल में एंटर हो चुकी थी। काशवी क्यूटी से हैरानी से बोली, What happened? Why did you suddenly stop me? काशवी, ये रामेश्वर किंगडम है। तुम्हारे मिस्टर ट्यांट ने पहले ही यहाँ अपनी दुश्मनी का झंडा गाड़ रखा है। अगर गलती से किसी को खबर हो गई कि तुम तनवीर की वाइफ हो तो आगे तुम सोच ही सकती हो।
इससे पहले मुसीबत गले पड़े हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्यूटी ने पैनिक होकर हल्की डरी हुई आवाज में कहा, मिस्टर टायरेंट, आई विल डेफिनेटली किल यू। हर जगह तुमने अपने दुश्मन पाल रखे हैं, काशवी ने तनवीर को लोहते हुए कहा। काशवी ने तुरंत क्यूटी की बात में हामी भरी और बिना आगे कोई भी सवाल किए पीछे मुड़ने को हुई ही थी कि तभी उसे जानवी का ख्याल गया। अरे जानवी कहाँ गई? अभी तो मेरे आगे चल रही थी। ओ नो, कहीं वो क्रिस्टल में एंटर तो नहीं हो गई? कुछ देर बाद जानवी को एहसास हुआ कि काशवी उसके साथ नहीं है। काशवी कहाँ रह गई? एक तो इतनी भीड़ है यहाँ की, मुझे वो दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दे रही। जानवी पीछे मुड़कर काशवी को देखने की कोशिश करते हुए पीछे मुड़ चुकी थी। अरे तुम पीछे कहाँ जा रही हो? उल्टा चलना बंद करो और आगे बढ़ो। एक तो पहले से दिमाग टेंशन से भरा हुआ है, ना जाने किसकी कीमत फूटने वाली है, ऊपर से तुम धक्का देकर पीछे जा रही हो। सीधा चलो वरना अभी गार्ड्स को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी अंडस्को। जानवी ने अपने पीछे चल रही लड़की की बात सुनी तो वो हैरान हो गई, लेकिन उसने अभी काशवी को ढूंढने के ऊपर अपना पूरा ध्यान रखा। देखो, तुम्हें आगे जाना है तो तुम जाओ, मुझे मेरी फ्रेंड को ढूंढना है। वो इसी भीड़ में कहीं पीछे छूट गई, जानवी ने पीछे भीड़ में भागते हुए कहा। काशवी कहाँ गुम हो गई? इस भीड़ में इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, मुझे दिख ही नहीं रही। जानवी अब पैनिक होने लगी थी। सभी अपनी गर्दन नीचे झुका लो, किंग महर्ष और प्रिंस सर्वजीत आ रहे हैं। बड़े से हॉल में खड़ी सारी लड़कियां ये आवाज सुनकर तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ गई और अपनी गर्दन नीचे झुका ली। जानवी ने भी बिना टाइम वेस्ट किए उन लड़कियों की नकल कर ली। बड़े ही कीमती आउटफिट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी उस हॉल में एंटर हुआ। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मुझे उसके पतले चेहरे को सीरियस और मिस्टीरियस लुक दे रही थी। ठीक उसके पीछे एक 29 साल के आदमी को कुछ गार्ड्स बड़े से सिंहासन पर बैठा कर ले आ रहे थे, जिसकी आंखों पर काला कपड़ा बंधा हुआ था और एक टांग पर लोहे की आर्टिफिशियल टांग लगी हुई थी। प्रिंस सर्वजीत, देखो तुम्हारे लिए हमारे पूरे किंगडम की कुंवरी लड़कियां यहाँ मौजूद हैं। तुम्हें किसी एक से शादी करनी है, चुन लो अपनी मनपसंद लड़की। किंग महर्ष ने अपनी घमंड भारी आवाज में अपने बेटे सर्वजीत से कहा। सर्वजीत बिना कुछ बोले अपनी गर्दन हाँ में हिलता है। गार्ड्स एक एक करके इन लड़कियों को प्रिंस सर्वजीत के पास ले जाओ। अपने किंग का ऑर्डर सुनते ही एक गार्ड आगे आया और भीड़ में मौजूद एक लड़की को सर्वजीत के सामने ले गया। वो लड़की डरी हुई थी, लेकिन मजाल है जो डर के मारे उसके मुंह से आवाज तक निकल रही हो। जैसे ही वो लड़की सर्वजीत के सामने खड़ी हुई, सर्वजीत ने अपना हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ाया और एक झटके से उसके दुपट्टे को उसके आंचल से दूर फेंक दिया। अपने हाथ को उसके आंचल पर लागा, वो गुस्से से भर गया। सभी गार्ड्स की नजरें उस लड़की के आंचल पर आ गई। सर्वजीत ने उस लड़की की गर्दन पकड़ी और इसे अपनी नाक के पास ले गया। शू शू। उस लड़की की महक को सूझते ही सर्वजीत के मुंह से ऐसे शब्द निकले जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लड़कियां डर की खाई में डूब गई। इस लड़की में न तो मांस है और न ही सुगंध। इसे अभी के अभी मेरे खुखार कैदियों की कोठरी में फैल दो। काफी टाइम से उन्हें अपनी गर्मी निकालने के लिए लड़की नहीं मिली, इसे देखकर उन्हें आराम मिलेगा। गाइस ने तुरंत अपने प्रिंस की बात सुनी और उस लड़की को वहां से घसीटते हुए ले गए। 5 से 6 लड़कियां ऐसे ही सर्वजीत ने वहां से गायब करवा दी, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आ रही थी। मेरे सामने ऐसी लड़की लाओ जो मुझे पसंद आ सके, वरना इस बार मैं तुम सभी गार्ड्स की खाल उधेड़ दूंगा, सर्वजीत ने गुस्से से अपने सभी गाइस से कहा। जिसे सुनकर वो सभी गार्ड्स उस डर से भरी लड़कियों की भीड़ में सबसे खूबसूरत लड़की को ढूंढने लगे। वही वो सभी लड़कियां डर से रोए जा रही थी, कहीं अगला नंबर उनका ही ना हो, ये सोचकर उनकी रूह कांप रही थी। तभी अचानक से एक गार्ड ने जानवी का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए सर्वजीत के पैरों में फैल दिया। जानवी इतनी डरी हुई थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भरा हुआ था और डर से उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। सर्वजीत ने इस बार अपनी गर्दन नीचे झुकाए और जानवी की गर्दन की खुशबू सूंघते हुए उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन दिखा। सर्वजीत ने अपना हाथ जानवी के आंचल की तरफ बढ़ाया ही था कि जानवी ने अपने डर को काबू में किया और उसके हाथ को मोड़कर दूर झटक दिया। अपने गंदे हाथ दूर रख मुझसे, जानवी ने ये शब्द इतने जोर से बोले थे कि वहां मौजूद सारी लड़कियां अपनी गर्दन ऊपर उठाकर उसे देखने कर हैरानी से भर चुकी थी। सर्वजीत अपने हाथ को सहलाते हुए जोर जोर से हंसने लगा। हे डेड, मुझे इस तीखी लड़की से शादी करनी है, यही बनेगी मेरी वाइफ और मेरे पत्थर जैसे मजबूत बेटों की माँ। इस लड़की में जो हिम्मत है वही मुझे मेरे बच्चों में चाहिए, जो मुझे अभी तक किसी लड़की में नहीं दिखी। सर्वजीत की बात सुनकर किंग महर्ष के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई।
मेरे बेटे ने अपनी रानी का चुनाव कर लिए हैं। बाकी लड़कियां वापस अपने घर जा सकती है। किंग का ऑर्डर सुनते ही सभी लड़कियों की जान में जान आ गई। लेकिन इससे पहले वो सभी लड़कियां वहां ने निकलती, सर्वजीत ने सबको डराने वाली बात कही, रुको, मेरे फौलादी बच्चों को जन्म देने वाली का चुनाव हुआ है, लेकिन मेरी सेना को बढ़ाने के लिए मुझे और गार्ड्स चाहिए, जिसके लिए मुझे इन सभी लड़कियों की जरूरत है। डेड इन सभी लड़कियों को वापस नहीं भेजा जा सकता। मेरे हटे कट्टे गाइस इन्हें प्रेग्नेट करके इनसे फ्यूचर की मजबूत सेना पैदा करेंगे। इन सभी लड़कियों को गार्ड्स के हवाले कर दो। उद्धरण चिन्ह। सर्वजीत की बात सुनकर सभी लड़कियां कांपने लगी। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उन लोगों को कभी वापस आने को नहीं मिलेगा। तुम आज से ही खुद को इस राज्य की मजरानी समझो। मेरे बच्चों को जन्म देना और हर रात मेरे बिस्तर को गर्म करना, आज से यही तुम्हारा काम है। सर्वजीत के ये शब्द जानवी के कानों में पड़े। वो गुस्से से लाल हो गई। उसने गुस्से से अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांधी और तेज आवाज में बोली, यू ब्लडी बस्टर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए ये घटिया शब्द बोलने की? शिवकोटी किंगडम के जनरल सिकंदर की वाइफ हूं मैं। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो जाने दे मुझे। जनरल सिकंदर, अब आएगा मजा। मेरी मौत जब होगी सो होगी, लेकिन मैं अभी सबके सामने उस सिकंदर की बीबी का रेप करूंगा। आज से लेकर उस पर तक तुझे लोचूंगा जब तक वो कामिना सिकंदर मेरे सामने अपनी नाक नहीं रगड़ता। अपनी जगह से सर्वजीत गुस्से से मिसमिसेट हुए खड़ा हुआ और जानवी के बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए लड़कियों और अपने गार्ड से भरी भीड़ में ले आया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। यही मौका मिला है उस सिकंदर को सबक सिखाने का। इस लड़की की चीखने कैस्टल के बाहर तक सुनाई देनी चाहिए, जैसे तेरी चिंखें निकली थी जब उसने तेरी टांग काटी थी। दूर खड़ा तामसा देख रहा। किंग महर्षि गुस्से से मिसमिसा कर सर्वजीत से बोल रहा था, गार्ड्स जाओ और उस तनवीर के राइट हैंड सिकंदर को बता दो, उसका और उसके किंग ने मेरी जो हालत की थी अब उसकी सजा उसकी प्यारी बीबी को मिलने जा रही है। हो सकता है जब तक वो ये खबर सुने उसकी बीबी जान से हाथ धो बैठे। सर्वजीत की बात सुनकर कुछ गाइस वहां से बाहर निकल गए। तुम मुझसे दूर रहो, वरना। जानवी अपनी डरी हुई आवाज में इतना बोल ही पाई थी कि सर्वजीत ने एक जोर का चाटा उसके गाल पर जड़ दिया, जिसके तुरंत बाद जानवी लड़खड़ा कर नीचे फ्लोर पर गिर पड़ी। तारानकन, वरना क्या, तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तू खुद अपना चेहरा नहीं पहचान पाएगी। उस सिकंदर की तो बात ही दूर रही।